ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कंपनीज एक्ट में, अपॉइंटमेंट ऑफ एमपी। नाउ एमपी इज मैनेजरियल व्हाट पर्सनल। तो अपॉइंटमेंट ऑफ क्या चल रहा है? मैनेजरियल पर्सनल। सुनिए, 2 से 3 क्लास का चैप्टर है, टुडे बीइंग द फर्स्ट क्लास। मैनेजरियल पर्सनल मतलब होता क्या? मैनेजरियल पर्सनल is a broader term which includes managing director, whole time director, manager। तो हम लोग जब सीख रहे हैं ना अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सनल के अंदर 3 जन आते हैं। बताइए मैनेजरियल पर्सनल के अंदर कौन 3 जन आते हैं? एमडी आएगा, होल टाइम डायरेक्टर आएगा, और कौन आएगा बताओ तो? मैनेजर। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर। मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर। सो दिस रेफर्स टू द मैनेजरियल पर्सनल। इन लोग डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार रहता है। सो दीज पर्सन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे ऑपरेशंस। इन लोग को हम लोग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑल्सो। यानी जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पार्ट टाइम डायरेक्टर्स होते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं? उन लोग को कंपनी में रखा जाता है खाली सजेशन देने के लिए कि उन लोग अपना प्रोफेशनल एडवाइस दे सके। उन लोग डे टू डे काम के लिए जिम्मेदार नहीं रहता। कौन? नॉन एग्जीक्यूटिव यानी पार्ट टाइम। उन लोग डे टू डे ऑपरेशंस का जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है, बट इन लोग रोज ऑफिस में आएंगे और डे टू डे ऑपरेशंस इन्हीं का जिम्मेदारी रहेगा। सो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड कौन बताओ तो? मैनेजर। मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर जो है ना, उन लोग का फंक्शंस क्या रहता है? सेम, टू मैनेज। और होल टाइम तो पता ही चल रहा है आपको कि वो दिन भर इसी कंपनी में रहने वाला है। तो एमडी और मैनेजर का फंक्शन सेम रहता है, और होल टाइम डायरेक्टर्स जो रहता है वो क्या करेंगे? वो एज एन एम्प्लॉय कंपनी में काम करेंगे। होल टाइम डायरेक्टर्स आर नथिंग बट एन एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। एमडी और मैनेजर तो सेम है। होल टाइम डायरेक्टर इज जस्ट लाइक एन एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सीनियर पोजीशन एमडी का है कि होल टाइम डायरेक्टर का है? एमडी का। मैनेजिंग डायरेक्टर का सीनियर पोजीशन रहता है। ओके, अब इन लोग को अपॉइंट कैसे किया जाए, ये बात का अब हम लोग चर्चा शुरू कर रहे हैं कि आखिर हम लोग मैनेजरियल पर्सनल को कंपनी में रखते कैसे हैं। इसके ऊपर सेक्शन 196 बनाया गया है और एक शेड्यूल भी बनाया गया है, शेड्यूल नंबर 5 इन कंपनीज एक्ट 2013। तो जब आप अपॉइंटमेंट करेंगे ना मैनेजरियल पर्सनल का, आपको सेक्शन 196 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा कि शेड्यूल 5? दोनों। आपको 196 भी फॉलो करना पड़ेगा, मतलब सेक्शन 196 में जो कंडीशन है वो भी फुलफिल करना पड़ेगा, शेड्यूल 5 में जो कंडीशन है वो भी फुलफिल करना पड़ेगा। हाँ, शेड्यूल 5 का अगर आपका कंडीशन ब्रीच हो रहा है तो आप अप्रूवल ऑफ सीजी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बताइए तो? अप्रूवल ऑफ सीजी। सब कुछ नहीं, सेक्शन 196, शेड्यूल 5, सीजी का अप्रूवल, तीनों नहीं। सेक्शन 196 एंड शेड्यूल 5 और अप्रूवल ऑफ सीजी। सेक्शन 196 को फॉलो करना ही है एंड शेड्यूल 5, या फिर शेड्यूल 5 अगर फॉलो नहीं हो रहा है आपसे तो अप्रूवल ऑफ क्या ले लीजिए? सीजी। अब सेक्शन 196 सबसेक्शन 1 जो है, सेक्शन 196 का सबसेक्शन 1 में साफ साफ लिखा हुआ है, नो कंपनी शैल अपॉइंट एमडी एंड मैनेजर साइमल्टेनियसली। नो कंपनी कैन अपॉइंट एमडी एंड मैनेजर साइमल्टेनियसली। मतलब समझ जाओ, क्योंकि एमडी और मैनेजर का फंक्शन क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। तो एक कंपनी में एमडी और मैनेजर दोनों का पोस्ट नहीं रहेगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप जिस इंसान को एमडी बनाया है तो उसी इंसान को मैनेजर नहीं बना सकते। आप एक इंसान को अगर एमडी बना दिए तो आप उस इंसान को छोड़ो किसी और इंसान को आप मैनेजर नहीं बना सकते। एमडी और मैनेजर दोनों पोस्ट को एग्जिस्ट नहीं कर सकता। या तो एमडी का पोजीशन एग्जिस्ट करेगा या मैनेजर का। आई एम नॉट सेइंग कि कंपनी ने जिसको एमडी बना दिया है उसको मैनेजर नहीं बना सकते। आई एम सेइंग दैट आपने अगर एमडी बना दिया है, आप किसी को भी मैनेजर अब बना नहीं सकते। आर वी थ्रू विद दिस? सो नो कंपनी shall appoint MD and manager simultaneously. No company shall appoint MD and manager. ये था सबसेक्शन नंबर कौन सा ऑफ सेक्शन? फिर सेक्शन 196 सबसेक्शन 2 बोलता है कि जितना भी एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर आप रखेंगे, their tenure cannot exceed 5 years. They can be appointed for maximum and reappointed also for maximum 5 years. So appointment होगा maximum 5 years, reappointment भी होगा maximum 5 years. और reappointment भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत पहले रीअपॉइंट कर दिए। जब उसका टेन्योर खत्म होने में केवल 1 ही साल बाकी है, जब टेन्योर खत्म होने में केवल 1 ही साल बाकी है, देन रीअपॉइंटमेंट इज पॉसिबल। सो नो रीअपॉइंटमेंट इज पॉसिबल बिफोर more than 1 year is left
फॉर द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर। मान लीजिए हम अपॉइंटमेंट किए ना 5 साल के लिए, 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट किए ना, 1 महीना खत्म हुआ ना, अब बोलते 1 महीना खत्म हो गया, रीअपॉइंट कर दो। अभी 1 महीना खत्म हुआ, रीअपॉइंट कर दो, ठीक है, 1 साल बाद रीअपॉइंट कर सकते हैं? हाँ, 1 साल बाद रीअपॉइंट कर सकते हैं? पता है 3 साल 5 साल के लिए रखे थे, पता है 3 साल खत्म हो गया, 5 साल में 3 साल ओवर हो गया, अब 5 साल में 3 साल ओवर हो गया, अब खाली 2 ही साल बाकी है, नहीं कर सकते। 5 साल में 4 साल खत्म हो गया। नाउ व्हेन ओनली 1 year is left for the expiry of the tenure, now only one year is left for the expiry of the tenure, then the reappointment is possible, and reappointment is possible for maximum how many years? 5 years. फिर सबसेक्शन 3 जो है ना, सबसेक्शन 3 में और भी 4 कंडीशन डाला गया सबसेक्शन 3 के अंदर। अब ये और 4 कंडीशन क्या, एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर का, कंसंट्रेट करके सुनो। तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। ओए मैनेजरियल पर्सनल मतलब कौन होता है? एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। वी हैव टू फॉलो सेक्शन 196 की शेड्यूल 5। हाँ, और शेड्यूल 5 में से अगर कुछ भी ब्रीच हुआ तो अप्रूवल ऑफ सीडी। अब 196 का सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? नो कंपनी कैन हैव MD and manager simultaneously. No company can appoint MD and manager simultaneously. अच्छा, their appointment can be done for maximum 5 years, and reappointment is also possible for maximum 5 years, but only when 1 year is left. Only when 1 year is left for the expiry of tenure. अब सबसेक्शन नंबर कौन सा? 3। सेक्शन 196 सबसेक्शन 3 कमिंग अप बॉयज एंड गर्ल्स। सबसेक्शन 3 में पहला कंडीशन बोलता है कि इन लोग जिन लोग को आप अपॉइंट कर रहे हैं ना, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, मेरी तरह मिनिमम 21 साल का नौजवान होना चाहिए। मिनिमम लगाए हैं, आई नो आई एम नॉट 21, तो मिनिमम 21 इयर्स का एक नौजवान इंसान होना चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए, फिट रहे, जो काम कर सके, और 70 साल का बूढ़ा नहीं चलेगा। कितना का हो, कितना का नहीं हो, 21 का हो, 70 का नहीं हो, 21 का हो, 70 का नहीं हो। अब यहीं पर बहुत सारे बच्चे छड़े आएंगे जिन लोग 21 के भी नहीं हुए, हाथ उठाइए। नॉट इवन अटेंड द एज ऑफ 21 इयर्स, फुल हैंड। आप लोग कोई एमडी नहीं बन सकते हैं, कोई मैनेजर नहीं बन सकते, कोई होल टाइम डायरेक्टर में हिस्सा नहीं ले सकते। हाथ उठाओ वापस से। तुम लोग कोई एमडी, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर अभी इस उम्र में नहीं बन सकता। अपने आप को संभाल लो, वही बहुत बड़ा बात है। 21 साल, मेरी तरह 21 साल का नौजवान होना जरूरी है। मिनिमम लगा दे रहे हैं, बट शुड नॉट बी 70 इयर्स ऑफ एज। अब सोचो ना, 70-75 साल का बूढ़ा इंसान अपने आप को संभालेगा कि कंपनी को संभालेगा? आप बताओ, दोनों में से वो एक ही चीज संभाल सकेगा इस उम्र में। लेकिन जस्ट सीधा मौकरी, कंपनी संभालने के लिए मैक्सिमम लिमिट है। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट? 70 इयर्स। बट देश संभालने के लिए कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। बोला देश संभालना ज्यादा सिंपल है। तो हम लोग का जो नेता लोग है, कोई 80, 85 मतलब 85 गर्ल्स, तो 80, 85, कोई लिमिट नहीं है रे। बताओ, बोलता देश संभाल सकेंगे, लेकिन कंपनी संभालने के लिए लिमिट है मैक्सिमम 70 इयर्स। लेकिन कंपनीज एक्ट इस बात को पहचानता है, समझता है कि दुनिया में बहुत सारे डायनामिक बूढ़े भी देखे गए हैं, जिन लोग 70 साल का बुढ़ापा में भी फिट रहता है। नहीं समझा रहे बाबा? तो अगर आपको ऐसा कोई फिट बूढ़ा मिल जाए जिसको आपको रखने का मन है, तो क्या हुआ? बूढ़ा इंसान है, इतना नॉलेजेबल है, 70 साल का बूढ़ा है, फिर भी फिट है, तो एक उपाय है। 70 साल का बूढ़ा लोग से अगर आपको रखने का मन है तो आप SRNGM पास करिए। क्या पास करिए बताइए? तो SRNGM। 70 साल से ऊपर वाले लोग को भी आप रख सकेंगे बाई पासिंग SRNGM। Yes, I remember in my school days, I had an opportunity to meet Mr. Jyoti Basu, the late Chief Minister of West Bengal, who ruled round about 25 years in West Bengal. सुना ही नहीं है? बुद्धदेव भट्टाचार्य नहीं, वो तो है, ज्योति बसु, सुना ही नहीं है। मतलब 70-75 साल का बूढ़ा इंसान होगा, बट
आप लोग जैसे अभी झुक करके बैठे हैं ना, वो कभी मतलब एकदम इरेक्ट, एकदम स्ट्रेट इरेक्ट। और क्या डिलीवरी स्पीच रहता था उसका, इंग्लिश वॉज मार्वलस। तो ऐसा बूढ़ा लोग तो देखो अलाउड ही है। अब जैसे अपना मोदी जी को देख लो, कितने साल के हैं? नरेंद्र मोदी जी कितने साल के हैं? 65 है, पक्का पता है आपको? ठीक है, लेट अस एज्यूम 65। क्या लगता है 5 साल में वो फिट रहेंगे? हाँ, डाने में बूढ़ा लोग है। 65 का लगता है क्या? लगता है 40 का है, 40 के आसपास का लगता है। खाली अगर कलर करवा दो तो 40 के आसपास का लगेगा। तो चीज समझो, ऐसा लोग तो 70 साल में भी फिट रहने वाला है ना, तो इन लोग हम लोग बना सकते हैं बाईपासिंग, क्या बताइए? तो ऐसा नहीं है। द ग्रेट रतन टाटा साहब, तो ऐसा ऐसा बूढ़ा लोग को तो बना ही सकते हैं यार। रतन टाटा का नाम नहीं सुना? टाटा शहर का नाम सुना है? हाँ, जमशेदपुर वाले बच्चे तो सुने ही होंगे। तो ऐसा डायनेमिक बूढ़ा लोग को हम लोग बना सकते हैं प्लीज। बाईपासिंग क्या बताइए? तो ऐसा नहीं है। अब ध्यान से सुनना, तो याद रखने का तरीका बता दिया। मेरी तरह मिनिमम 21 साल का नौजवान होना चाहिए, लेकिन 70 साल का बूढ़ा। और अगर बूढ़ा लोग को रखने का मन है तो बाईपासिंग, ऐसा नहीं है। सर हम लोग के लिए कुछ बताइए ना सर, जो 21 साल का नहीं हुआ है। जैसे बूढ़ा लोग के लिए बता दिए, जो 70 साल का हो चुका है बाईपासिंग। सर जो 21 साल का नहीं हुआ है, तो देखो वो कभी ना कभी 21 का हो जाएगा, वेट करो। बट जो 70 साल का बूढ़ा हो गया है, वो नीचे कैसे आएगा? तो उसके लिए था ऐसा नहीं नियम। लेकिन जो 21 साल का नहीं हुआ हो जाएगा, वेट करो, ग्रोथ तो हो ही रहा होगा। तो 21 साल का हो जाओगे, वेट करो। अच्छा, फिर नेक्स्ट कंडीशन सुन लो। अभी हम लोग 196 सबसेक्शन नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं? 3। एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, दीज आर द टॉप बॉसेस ऑफ द कंपनी। टॉप बॉसेस ऑफ द कंपनी। इन लोग के लिए डिस्क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया। बोला गया अगर आप जेल गए for any offense for more than 6 months, if you have been imprisonment, if you have been in imprisonment for more than, for any offense, if you were imprisoned for any offense for more than 6 months, आपको हम लोग एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर नहीं बनाएंगे। जिन लोग कंपेयर नहीं कर सक रहे उन लोग को तो समझ में आ गया होगा कि हाँ ठीक है, इसमें इतना रुकने का क्या बता, आगे बढ़िए। 6 महीना से ज्यादा अगर जेल गया है, डिस्क्वालीफाइड। एक सेक्शन था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स का, सेक्शन 164। अब सेक्शन 164 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर में जानते हो क्या लिखा हुआ था? कि जो 6 महीना या उससे ज्यादा के लिए जेल गया, जो 6 महीना या उससे ज्यादा के लिए, वो तो केवल 5 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड रहेगा। जो खाली 6 महीना या उससे ज्यादा के लिए जेल गया, वो तो खाली 6 महीना या उससे ज्यादा के लिए जेल गया तो खाली 5 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड रहेगा। हाँ, 7 साल या 7 साल से ज्यादा के लिए जेल गया तब लाइफ टाइम। लेकिन यहां तो क्या बोला जा रहा है? इफ यू हैव बीन इम्प्रिजन फॉर मोर देन 6 मंथ्स देन यू कैन नॉट बिकम एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर। क्योंकि ये अलग है, 196 सब सेक्शन 3 है, वो था सेक्शन 164। माय गॉड, तो सेक्शन 164 में लिखा हुआ है, सेक्शन 164 जो पढ़े थे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, कि जो इंसान 6 महीना या उससे ज्यादा के लिए जेल जाएगा वो 5 साल के लिए क्या है? फ्रॉम बिकमिंग व्हाट? डायरेक्टर। मतलब वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। लेकिन अलग से यहां पर बोला गया है भैया हम लोग तो उसको कभी भी एमडी मैनेजर होल टाइम बनाने वाले ही नहीं है। मतलब ब्रेकिंग न्यूज, दोनों को अगर मिला दें, जो इंसान 6 महीना से ज्यादा जेल गया, जो इंसान 6 महीना से ज्यादा जेल गया फॉर एनी ऑफेंस, उसको एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर कभी नहीं बनाना अलाउड है। बट क्या वो नॉर्मल डायरेक्टर बन सकता है? बोलिए, एक डायरेक्टर बन सकता है वो, हाँ, आफ्टर 5 years। Are we through with this? ये लड़का 6 महीने से ज्यादा जेल में रह करके आया है, पिक पॉकेट किया था बहुत सारे जनों का, कुंभ मेला में जाकर के साधु लोग का पिक पॉकेट्स किया था। सुने थे ना आप? सुने ही नहीं है? सुने थे? तो कुंभ मेला में ये सारा साधु लोग का पोपट कर दिया था, पिक पॉकेट्स करके। इसको साधु लोग 6 महीने से ज्यादा का जेल यात्रा करवाया। क्या ये अब कभी भी अपना जीवन काल में एमडी नहीं बन सकेगा? तो आप समझ रहे हैं इतना स्ट्रिक्ट डिस्क्वालिफिकेशन है, इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट डिस्क्वालिफिकेशन है कि 6-7 महीना के लिए जेल ही तो गया था, बट अब इसको अपना पूरा जीवन काल में, जो शेष जीवन बाकी है,
एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर बनने का सुख नहीं प्राप्त होगा कोई भी कंपनी में। किसी भी कंपनी में आप एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर कभी भी नहीं बन सकते हैं। हाँ डायरेक्टर बना देंगे, चलो पार्ट टाइम डायरेक्टर बना देंगे, कितना साल बाद, 5 साल बाद, बट एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर तो अब तुम नहीं बन सकते हो कभी भी अपने शेष जीवन काल में। दिस इज अ स्ट्रिक्ट डिस्क्वालिफिकेशन। और भी 2 डिस्क्वालिफिकेशन है, वो भी बहुत स्ट्रिक्ट है। बोलता है ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब चुकाया है कि नहीं चुकाया है, नहीं चुकाया है, लायबिलिटी अपना नहीं चुकाया और डैश दिवालिया हो गया। He is an undischarged insolvent or was at any time adjudged as undischarged insolvent. He is an undischarged insolvent or was at any time adjudged as undischarged insolvent. Either he is an undischarged insolvent or he was an undischarged insolvent. He is or he was, मतलब यहां पर तुम्हारा पास्ट जो है ना तुमको हॉन्ट करता रहेगा। Your past will always haunt you. He is an undischarged insolvent. He was an undischarged insolvent. Disqualified. Either he is or he was an undischarged insolvent. He is disqualified from becoming MD, whole time director manager. आज से 50 साल पुराना बात है, 50 साल पुराना बात। आप लोग पैदा ही नहीं हुए होंगे उस समय, तो आज से 50 साल पुराना बात है। ये लड़का पैदा हो गया था, कोर्ट ने इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया था, कोर्ट ने इसको फुक्कड़ डिक्लेयर कर दिया था, इंसॉल्वेंट। लेकिन उसके बाद क्या किस्मत पलटा इसका, अब हिंदुस्तान के टॉप 10 रिचेस्ट पर्संस में आता है ये। ही इज अमंग द टॉप 10 ऑफ द रिचेस्ट पर्संस ऑफ इंडिया। अब तो रख ले, अब तो एमडी बना दे, होल टाइम बना दे, मैनेजर बना दे, नहीं। आपको स्ट्रिक्टनेस समझ में आ रहा है डिस्क्वालिफिकेशंस का। ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट or if he was an undischarged insolvent at some time, at any time in the past. तो भले ही अभी अरबपति है, बट इसके अंदर ये एक टैलेंट, ये भी एक टैलेंट था ना कि ये इंसॉल्वेंट हो जाता है, तभी ना इंसॉल्वेंट हुआ, होकर के दिखाया है ना, ये इसमें ये जलवा है ना कि इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो अगर अब हम लोग इसको कंपनी का एमडी बना दें, जलवा वापस से दिखा दे तो कंपनी को इंसॉल्वेंट कर देगा। तो यू आर हैविंग दिस ब्यूटीफुल टैलेंट ऑफ बीइंग इंसॉल्वेंट, वी कैन नॉट अलाउ यू टू बिकम एमडी, होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर ऑफ द कंपनी, नहीं तो तुम कंपनी का भी दिवालिया निकाल देगा। तो कितना स्ट्रिक्ट डिस्क्वालिफिकेशन है। सेक्शन 164 में भी इंसॉल्वेंट था, लेकिन वहां पास्ट टेंस नहीं था, वहां खाली था ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और ही इज अप्लाइड टू द कोर्ट फॉर बीइंग एडजस्ड एज इंसॉल्वेंट। माय गॉड, भाई पुराना बात मत करिए ना, अभी यहां पर समझ में आ रहा है। ओके, वो भी सही है। लास्ट, हैव यू मेड कंपोजिशन विद द क्रिएटर? आपने कंपोजिशन किया है क्रिएटर के साथ? छी छी छी, he has made composition with the creator or at any time in the past made composition with the creator. Either he is making composition with the creator or at any time in his past he has made the composition of the creator. Either he is making composition with the creator or at any time in his past he has made the composition with the creator. Now what do you mean by composition with the creator? Compromise and arrangement. Composition with the creator means compromise and arrangement. हिंदी में सुन लो, क्रिएटर लोग का रुपया नहीं चुका सका, उन लोग से भीख मांगा है जाकर के कि रुपया कम कर दो। So he has made composition with the creator at any time in his past, or he is making any composition with the creator, then this person is not fit to become MD, whole time director and manager. Are we through with this? तो वापस एक बार सुन लो, हम लोग अभी कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं, फटाफट बताओ। 186 का सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है एमडी और मैनेजर साथ में रहेगा। नो कंपनी कैन अपॉइंट एमडी एंड मैनेजर साइमल्टेनियसली। सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ फॉर मैक्सिमम 5 years, रीअपॉइंटमेंट फॉर मैक्सिमम 5 years, बट नो रीअपॉइंटमेंट इज पॉसिबल व्हेन ओनली 1 year is no reappointment is possible before 1 year is left for the expiry of the term. तो एमडी मैनेजर साथ में नहीं रह सकता 5 साल, रीअपॉइंटमेंट 5 साल, बट कब होगा? जब नॉट मोर देन 1 year is left. मिनिमम 21 साल का नौजवान होना चाहिए, बट शुड नॉट बी ऑफ मैक्सिमम, should not have attained maximum 70 years, and if has attained 70 years we can still appoint or reappoint bypassing SRND. उसके बाद कोई लिमिट नहीं है, 70 के बाद 700 साल भी है तो भी चलेगा।
21 साल का नौजवान होना चाहिए, 70 साल का बूढ़ा नहीं होना चाहिए, है बूढ़ा तो बाईपासिंग। फिर तो भयानक वाला 3 ठो स्ट्रिक्ट डिस्क्वालिफिकेशन था। इफ ही हैज बीन सेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 6 months फॉर एनी ऑफेंस, ही इज डिस्क्वालिफाइड टू बिकम एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर। कितना साल के लिए? लाइफ टाइम। लाइफ टाइम। Either he is an undischarged insolvent or he at any time in his past was an undischarged insolvent. Either he is making compromise yani composition with the creditor or at any time in his past made composition with the creditors. Are we through with this? फिर 196 का सबसेक्शन 4, 196 का सबसेक्शन 4 बोलता है, ओए 196 का सबसेक्शन नंबर कौन सा? 4। कि सबसे पहले आपको कंडीशनल अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। कंडीशनल अपॉइंटमेंट बाईपासिंग बीआर एट बीएम, कंडीशनल अपॉइंटमेंट बाईपासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग। सो पहले तो कंडीशनल अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंडीशनल अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा बाईपासिंग बोर्ड, कंडीशनल अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा बाईपासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग। ठीक है, कंडीशनल अपॉइंटमेंट करेंगे बाईपासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग। अब बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग यानी बीआर एट, ये बीआर एट बीएम क्या होता है? ऑब्वियस बात है, वोट इन फेवर ऑफ द डायरेक्टर्स आर मोर देन द वोट अगेंस्ट ऑफ किसका? डायरेक्टर्स। मतलब डायरेक्टर लोग का जिम्मेदारी है कि वो किसको एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर बना सकता है, वो डायरेक्टर लोग डिसाइड करेगा। बट डायरेक्टर लोग कंडीशनल अपॉइंटमेंट करेगा। कंडीशन ये रहेगा कि मान लीजिए हम लोग डायरेक्टर लोग मिल करके, हम लोग सारे डायरेक्टर लोग मिल करके आपको अपना एमडी चुनते हैं, बट कंडीशन ये है कि इट विल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द नेक्स्ट जनरल मीटिंग, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर इन द नेक्स्ट जनरल मीटिंग। So why is it called a conditional appointment? Because it's not a final appointment. It's a conditional appointment because it is subject to the approval of the shareholders in the next general meeting. और फिर जब भी नेक्स्ट जनरल मीटिंग होगा शेयर होल्डर लोग का, उसमें ओआर इन जीएम से हम लोग को फाइनलाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले अपॉइंट शेयर होल्डर लोग करेगा कि डायरेक्टर्स? ये जो एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर है, इन लोग को अपॉइंट करने का काम किसका है? डायरेक्टर्स। फाइनल अपॉइंटमेंट करेगा कि कंडीशनल? कंडीशन क्या रहेगा कि नेक्स्ट जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर लोग फाइनलाइज करेगा। अब जब नेक्स्ट जनरल मीटिंग होगा, शेयर होल्डर लोग ओआर इन जीएम पास करेगा और फाइनल अपॉइंटमेंट हो जाएगा। और अगर ओआर इन जीएम पास नहीं हुआ तो वो अपॉइंटमेंट नहीं माना जाएगा। हाँ, तब तक जो भी एमडी डिसीजन लिया रहेगा वो सब क्या रहेगा? वैलिड। आप समझ नहीं रहे। हम लोग, क्या नाम? दीपक। तो हम लोग सब डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। आप दीपक के लिए वोट इन फेवर कर रहे हैं इसको एमडी बनाने के लिए? दीपक के लिए वोट इन फेवर, 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 अगेंस्ट। तो 4 वोट फेवर में आया, 1 वोट अगेंस्ट में आया। क्या लगता है बीआर एट बीएम पास हो गया? तो मिस्टर दीपक, यू आर अवर कंपनीज मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर, जो भी हम लोग रखेंगे, चलो एमडी रख लेते हैं। बट इट्स अ कंडीशनल अपॉइंटमेंट, मतलब इट विल बी फाइनलाइज्ड बाय द शेयर होल्डर्स इन द नेक्स्ट जनरल मीटिंग। अब नेक्स्ट जनरल मीटिंग आप लोग का आया, शेयर होल्डर लोग का आया, मान लो 1 महीना बाद बुलाए, 1 महीना बाद जनरल मीटिंग बुलाया गया शेयर होल्डर्स लोग का। दीपक को हम लोग एमडी रखे हैं, कंडीशनल अपॉइंटमेंट है, फाइनलाइज आप लोग करेंगे। डियर शेयर होल्डर, मालिक लोग, ओनर्स, वोट इन फेवर, हाथ उठाइए। वोट अगेंस्ट। तो भारी मात्रा में अगेंस्ट में वोट हुआ है। आप लोग को दीपक नहीं चाहिए? दीपक नहीं चाहिए तो ठीक है, फिर अब इसका अपॉइंटमेंट रहेगा कि सीज टू बी वैलिड, क्योंकि शेयर होल्डर लोग ने फाइनलाइज नहीं किया। किंतु 1 महीना तक जो आप डिसीजन ले रखे हैं, क्योंकि ये तो एमडी के रूप में काम करना चालू कर दिया था, वो डिसीजन क्या रहेगा? वैलिड। आर वी थ्रू विद दिस? तो है सेक्शन 196 सबसेक्शन 4 बोलता है मेक अ कंडीशनल अपॉइंटमेंट, मेक अ कंडीशनल अपॉइंटमेंट bypassing BR at BM finalized by the shareholder, bypassing कौन सा जनरल मीटिंग? नेक्स्ट जनरल मीटिंग। एंड मेक श्योर दैट अप्रूवल ऑफ सीजी इज टेकन इफ शेड्यूल 5 हैज बीन ब्रीच्ड। सबसे पहले कंडीशनल अपॉइंटमेंट बाईपासिंग, फिर फाइनल अपॉइंटमेंट बाईपासिंग और एनजीएम, उसके बाद अप्रूवल ऑफ सीजी लेना पड़ेगा। कब?
इफ शेड्यूल 5 हैज नॉट बीन सेटिस्फाइड, तो क्या क्या स्टेप्स रहेगा? सीधा पहले अप्रूवल सीडी ले लोगे, पहले कंडीशनल अपॉइंटमेंट करोगे क्या पास करके, फिर फाइनल अपॉइंटमेंट करोगे, उसके बाद सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो भी कब? अगर शेड्यूल 5 फॉलो नहीं हुआ। भैया शेड्यूल 5 में क्या है सर, हम लोग को बताइए ना सर। श्योर, शेड्यूल 5 कमिंग है, बहुत सिंपल है। शेड्यूल 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। खुशखबरी यह है कि एक कंडीशन तुमको पता है, वो रिपीट हो गया। सेक्शन 196 सबसेक्शन 3 वाला जो पहला कंडीशन था ना, सेक्शन 196 सबसेक्शन 3 वाला पहला कंडीशन, वो यहाँ रिपीट हो गया। मिनिमम 21 साल का नौजवान होना चाहिए और 70 साल का बूढ़ा बोल नहीं होना चाहिए, और हो सकता है बाईपासिंग। और विथ दिस रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया। अरे भैया एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर ऑफ द इंडियन कंपनी शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट इंडिया जो तुम लोग टैक्स में सीखता है वैसा वाला नहीं। अपॉइंटमेंट के ठीक प्रीसीडिंग 12 मंथ्स हिंदुस्तान में रहो। ही हैज रिसाइडेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। मतलब अगर हम तुमको अपॉइंट कर रहे हैं तो पिछला 12 महीना तुम कहां रहा हो, इंडिया में रहो। आर वी थ्रू विद दिस? He has not been imprisoned for any period, 6 महीना छोड़ो, एक भी दिन के लिए इसको जेल नहीं हुआ है फॉर इकोनॉमिक ऑफेंस। डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह के केस में जेल हुआ है वो उतना चलेगा, नेबर के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया वो सब चलेगा। He has not been imprisoned for an economic offense, एक भी दिन के लिए जेल नहीं गया फॉर एनी इकोनॉमिक ऑफेंस। जेल छोड़ो, इतना संत आदमी है कि 1000 से ज्यादा तक का आज तक पेनल्टी नहीं दिया है फॉर एनी इकोनॉमिक ऑफेंस। ये ऐसा इंसान है जिसके ऊपर आज तक पेनल्टी भी ठोका नहीं जा सका 1000 से ज्यादा का, और जेल तो एक भी दिन नहीं गया है फॉर एनी इकोनॉमिक ऑफेंस। He has not been imprisoned for any period for any economic offense or given more than 1000 rupees penalty for any economic offense। अब इकोनॉमिक ऑफेंस क्या होता है? अरे भाई इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स तो हट गया बट फिर भी पास्ट में कभी ना कभी तो था ना वेल्थ टैक्स। तो इकोनॉमिक ऑफेंस में क्या आता है? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, बोलते जाओ, एक्साइज, कस्टम, कंपनीज एक्ट, सेबी, ये सब इकोनॉमिक ऑफेंसेस है। जो भी इकोनॉमिक लॉ है वो सारा का सारा इकोनॉमिक ऑफेंसेस में आने देगा। जैसे इनकम टैक्स हो गया, सेबी हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, कस्टम हो गया। कस्टम एक्ट सुने हो? कस्टम एक्ट, एक्साइज एक्ट। अरे कस्टम एक्ट नहीं सुना? कस्टम एक्ट है, एक्साइज एक्ट है, सर्विस टैक्स एक्ट जो बोल रहे हैं समझ जाओ उसका टैक्स जो है कितना खराब है, क्योंकि सर्विस टैक्स का कोई एक्ट नहीं होता, कस्टम का एक्ट होता है, एक्साइज का एक्ट होता है। तो जो भी है वैट एक्ट, तो ये सब क्या है अपना इकोनॉमिक ऑफेंसेस। कंपनीज एक्ट हो गया, सेबी एक्ट हो गया। तो ये सब में आप ना आज तक जेल गए ना 1000 से ज्यादा का आपने पेनल्टी दी है, संत आदमी है आप। और सुनो, आप इस एक्ट में कभी गिल्टी नहीं माने गए हैं। सर किस एक्ट में? बता रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974। बोलो, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बोलो, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974। स्मगलर हो, स्मगलिंग करते हुए पाए गए थे, तो ऐसा इंसान को क्या मजा आएगा? एमडी बना देते हैं? नहीं। स्मगलर लोग को आप अपना कंपनी का एमडी, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर बनाएंगे? नहीं। सो ही हैज नेवर बीन फाउंड गिल्टी, ही हैज नेवर बीन फाउंड गिल्टी अंडर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन ब्रीच हो गया तब आपको अप्रूवल ऑफ सीजीबी लेना पड़ेगा। अब हम आपको ये सब पढ़ा दिए हैं, तुम्हारा फ्यूचर में क्या काम आएगा? एडवाइजरी। तुम लोग को कंसल्टेंसी का रुपया मिलने वाला है, जो जितना अच्छा कंसल्टेंसी दे सकेगा उसको उतना फीस मिलेगा। चलो अब हम पूछते हैं तुमसे, मान लो हम आपके क्लाइंट हैं, आपसे एक मदद मांगने आए हैं कि मेरा एक लड़का है 18 साल का,
एक्चुअल में नहीं है, 18 साल का। एडवाइजरी कंसल्टेंसी सर्विस। मान लो मेरे एक लड़का है 18 साल का, हम उसको अपना कंपनी का एमडी बनाना चाहते हैं। 18 साल का लड़का को एमडी बनाना चाहते हैं, बोलिए। और तुम लोग को ना एकदम ना डायनासोर का अंडा फोड़ करके जाएंगे तुम लोग के ऊपर। यही वाला कंडीशन वापस यहां पर रखा गया ना, मिनिमम 21 साल वाला वापस रखा गया ना, बुद्धि में नहीं जा रहा है। क्यों रखा गया? ताकि एक विंडो छोड़ दिया जाए हम लोग के लिए। अब अगर ये कंडीशन ब्रीच हो रहा है तो अप्रूवल सीधी ले सकते हैं ना। माय माय माय, बुद्धि में नहीं जा रहा है, क्योंकि ये कंडीशन यहां पर वापस से रखा गया और बोला गया ठीक है ब्रीच करना है, इसको यहां रख देना, ब्रीच करो, सीधी का अप्रूवल ले लो। बताइए, सेम कंडीशन वापस यहां पर रखा गया ना, तो इसको ब्रीच करके हम लोग सीडी का अप्रूवल ले सकते हैं ना। तो अप्रूवल ऑफ क्या लेना पड़ेगा? सीडी। अच्छा ये वाला बताइए, एक ऐसा इंसान है जो कि पास्ट में आज से 40 साल पहले अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ था, उसको रखना चाहते हैं, रख सकते हैं अप्रूवल ऑफ सीडी। वाओ, डांडिया डांडिया, सब जगह अप्रूवल ऑफ सीडी ठोक देंगे। शेड्यूल 5 में ये बात लिखा हुआ भी था कहीं? जो लिखा हुआ था उसको ना ब्रीच करेंगे, जो नहीं लिखा हुआ था उसको ब्रीच कैसे कर देंगे? संभालते जा रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं? लास्ट टेक। ये लड़का डोमेस्टिक वायलेंस में, ये लड़का डोमेस्टिक वायलेंस के केस में अपनी वाइफ को जिंदा जलाने का साजिश किया और 1 साल का जेल यात्रा करके आया। रख सकते हैं, बहुत अच्छा काम किया ना, रख सकते हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस नहीं है तो वो तो यहां था ना, और यहां पर जो 196 सबसेक्शन 3 पढ़े थे वो, वहां तो एनी ऑफेंस बोला गया था ना। 196 सबसेक्शन 3 में क्या बोला गया था? एनी ऑफेंस। 6 महीना से ज्यादा कंसल्टेंसी करोगे। जिन लोग 90% बच्चा लोग संभाल ले रहे हैं, 10% बच्चे तो देखो ऐसे हेवर्ड्स होंगे ही, वेवर्ड्स, बिकॉज दे हैव ड्रंक हेवर्ड्स। नहीं समझोगे? यहां पर संभाल रहे हैं जो पूछ रहे हैं, फिर से एक तो लास्ट टेक देना होगा। अब एक ही तो बाकी है। आज से 40 साल पहले कॉम्प्रोमाइज किया था क्रेडिटर्स के साथ। सीडी का अप्रूवल ले लेंगे, चलो चल चल सीडी का अप्रूवल ले लेंगे। अरे क्या ले लोगे सीडी का अप्रूवल? वो तो शेड्यूल 5 रीच करने पर है, जो चीज वहां नहीं लिखा उसके लिए भी सीडी का अप्रूवल ले लोगे। आर वी थ्रू विद दिस? संभालते जा रहे हैं। दिस वाज सेक्शन नंबर कौन सा? रेड विथ। और जब सब ठीक से हो जाए, अपॉइंटमेंट फाइनल हो जाए, अपॉइंटमेंट विद इन 60 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट, वेरी टिपिकल। नॉर्मली हम लोग को आरओसी को बताना पड़ता है 15 दिन 30 दिन में, यहां पर कितना दिन दिया गया? 60 दिन। विद इन 60 डेज ऑफ व्हाट? अपॉइंटमेंट। एक फॉर्म आता है MR1, बोलो किसको जमा करोगे? आरओसी। विद इन 60 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट सबमिट फॉर्म नंबर MR1 टू आरओसी। आर वी थ्रू विद दिस? सर ये एमआर क्या है? मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। मैनेजरियल एग्जाम में फुल फॉर्म लिखोगे? नहीं, फॉर्म का नंबर है MR1, मस्ट बी सबमिटेड टू विद इन 60 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। 196। नेक्स्ट सेक्शन मुंह खोल करके बोलिए। हाँ, 197 कमिंग अप। Concentrate, boys and girls.
सेक्शन 197 जो है ना ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इट डील्स विद रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। रेम्यूनरेशन ऑफ क्या बताइए तो मैनेजरियल पर्सनल एंड अदर डायरेक्टर्स, मैनेजर पर्सन एंड अदर डायरेक्टर्स। आप लोगों को तो पता ही है, एक कंपनी में दो ही किस्म के डायरेक्टर्स हो सकते हैं। एक कंपनी में दो ही किस्म के डायरेक्टर हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोई तो हम लोग एमपी बोलते हैं, मैनेजरियल पर्सनल। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कोई हम लोग मैनेजरियल पर्सनल बोलते हैं। उन्हीं के अंदर आता है मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। एमडी होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। एमडी होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर को हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव यानी मैनेजरियल पर्सनल। और एक तरफ रहा नॉन एग्जीक्यूटिव। नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब क्या हुआ, पार्ट टाइम। सेक्शन 197 में साफ साफ लिखा हुआ है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, सारे डायरेक्टर्स को मिला करके हम लोग जो रेम्यूनरेशन दे सकते हैं ना, उनको तनख्वाह दे सकते हैं ना, मैक्सिमम 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट, मैक्सिमम 11% ऑफ द। और नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा वो लिखा हुआ सेक्शन 198 में। जो तुम नेट प्रॉफिट सोचा वो वाला नेट प्रॉफिट के ऊपर 11% नहीं ठोका जाएगा। 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट विल बी कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 198। 11% ऑफ नेट प्रॉफिट एंड द नेट प्रॉफिट विल बी कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 198। 197 में परसेंटेजेस लिखा हुआ है। ओए 197 में जो परसेंटेज लिखा हुआ है वो हम लोग ठोकेंगे नेट प्रॉफिट के ऊपर, जो निकाला जाएगा अंडर सेक्शन 198। पहले 197 पढ़ दो। एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव सबको मिलाकर के कितना परसेंट, 11%। 11% ऑफ व्हाट, उन लोग का क्या रहेगा, रेम्यूनरेशन। सो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव प्लस नॉन एग्जीक्यूटिव 11%, सबको मिलाकर के 11%। अब चलो एग्जीक्यूटिव लोग का बात कर लेते हैं। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है यानी एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, इन लोग सबको मिलाकर के 10% मैक्सिमम। एग्जीक्यूटिव प्लस नॉन एग्जीक्यूटिव सबको मिलाकर के मैक्सिमम 11%। उसमें से खाली एग्जीक्यूटिव, सारा एग्जीक्यूटिव लोग को मिलाकर के मैक्सिमम 10%। उसमें से भी एक इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव को मैक्सिमम 5%। सारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोग को मिलाकर के 10%, उसमें से इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव को मैक्सिमम 5%। अच्छा सुनना, ऐसा हो सकता है क्या, मेरे यहां पर ये 3 होल टाइम डायरेक्टर्स है, दीज 3 पर्सन्स आर होल टाइम डायरेक्टर्स। एक जन को मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, तुम भी 5 5 5, तीनों 5 5 ले लो। क्यों, कितना हो गया? तो आप तो बोले थे ना एक जन को 5 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। एक जन को 5 से ज्यादा कहां जा रहा है, 5 से 5 5, बट सारे एग्जीक्यूटिव लोग को मिलाकर के 10 से ज्यादा भी नहीं जाना चाहिए। इंडिविजुअल 5 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए और सारा एग्जीक्यूटिव लोग को मिलाकर के 10 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। बुद्धि में नहीं जा रहा है। अच्छा ठीक है, 10 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है ठीक है, 10 से ज्यादा नहीं जाएगा। तुम एक काम करो बेटा, 2% 2% कितना हो रहे, तुम 6% ले लो। 2% 2% 6%, हाँ 10 से ज्यादा कहां जा रहा है, 2 और 2 4 और 6, 10 ही तो हुआ। 10 से ज्यादा कहां जा रहा है, वो इंडिविजुअल को भी 5 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। कभी ना कभी डिसलेक्सिया वाला बच्चा को समझ में आ जाएगा कि एग्जीक्यूटिव लोग को मिलाकर के 10 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, इंडिविजुअल को 5 से ज्यादा। चलो भाई ये चिल्लर लोग का बात कर लेते हैं। चिल्लर लोग मतलब यानी पार्ट टाइम, नॉन एग्जीक्यूटिव यानी क्या, पार्ट टाइम। चिल्लर लोग पार्ट टाइम लोग का बात कर ले रहे हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का जो रेम्यूनरेशन होगा, इट विल डिपेंड कि मेरे यहां पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हम रखे हैं कि नहीं रखे। अगर मेरे कंपनी के अंदर एक भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, ना एमडी है, ना होल टाइम है, ना मैनेजर है, कोई नहीं है मेरे कंपनी में, एमडी होल टाइम मैनेजर कोई नहीं है, खाली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ही है, तब उन लोगों को मिला जुला करके मैक्सिमम 3% रेम्यूनरेशन, 3%। किंतु अगर मेरे कंपनी में एक भी एग्जीक्यूटिव रहा, मेरे कंपनी के अंदर एक भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहा, तो नॉन एग्जीक्यूटिव लोग को मिलाकर के 1%। देखो अगर एक भी नहीं है तो इन लोग का कामकाज बढ़ गया कि घट गया? मेरे यहां पर एक भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है तो नॉन एग्जीक्यूटिव लोग का कामकाज घट गया कि बढ़ गया? तब तो चलो इन लोग को 3% दे देंगे मिला जुला करके। किंतु अगर मेरे यहां पर एक भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, even there is a single executive director, the maximum remuneration of the non-executive director cannot exceed 1%.
एक भी नहीं है तब 3 देंगे, एक भी है तो 1 देंगे। किन लोग को? नॉन एग्जीक्यूटिव को। और इन लोग में कोई इंडिविजुअल लिमिट नहीं होगा, जैसे वहां तो इंडिविजुअल लिमिट था ना 5%, ये 3 और 1 में मैं क्या इंडिविजुअल लिमिट रखूं? कोई इंडिविजुअल लिमिट नहीं है, मिला जुला करके तुम लोग को 3 या फिर मिला जुला करके 1। चलो देखो 3D दिखाई देगा, 3D बताओ, एग्जीक्यूटिव प्लस सबको मिला करके मैक्सिमम कितना परसेंट? 11। उसमें से सारा एग्जीक्यूटिव को, हाँ 10, इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव को 5। एक भी एग्जीक्यूटिव नहीं है तो नॉन एग्जीक्यूटिव को 3, एक भी एग्जीक्यूटिव है तो नॉन एग्जीक्यूटिव को 1। नहीं समझा? ये समझ में आया? क्या है ये? एक भी एग्जीक्यूटिव है तो नॉन एग्जीक्यूटिव लोग को 1%। सो इट्स 11, 10, 5, 3, 1। ये लास्ट वाला बहुत अच्छा है कि अगर एक भी एग्जीक्यूटिव है तो नॉन एग्जीक्यूटिव लोग का 1%। ऑफ व्हाट? ऑफ व्हाट? नेट प्रॉफिट अंडर सेक्शन। अभी जो नेट प्रॉफिट निकाला जाएगा ना अंडर सेक्शन नंबर कौन सा बताइए ना? 198। इसका एक पूरा फॉर्मूला है कि कैसे निकाला जाता है नेट प्रॉफिट अंडर सेक्शन 198, सीखेंगे। बट एक चीज आपसे पूछ रहे हैं, ये 11, 10, 5, 3 कौन सा सेक्शन में लिखा हुआ है? हाँ, इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन पब्लिक कंपनी। सेक्शन 197 इज एप्लीकेबल ओनली ऑन पब्लिक कंपनी। फेयर इनफ, फेयर इनफ। क्योंकि चीज समझो, प्राइवेट कंपनी में जितना भी नेट प्रॉफिट आता है, प्राइवेट कंपनी में तो घर का कंपनी है ना रे बाबा। अब हम आपको बताएं ना, मेरा जो प्राइवेट कंपनी है उसमें हम भी तो डायरेक्टर है। माय गॉड, तो हम लोग का प्राइवेट कंपनी में जो भी नेट प्रॉफिट बचता है हम लोग खाली 10% लेंगे और हम अकेला खाली 5%। ना, क्योंकि इंडिविजुअल लिमिट तो 5% है। माय माय माय, जो नेट प्रॉफिट है मैं खाली 5% लूंगा उसका। सुन करके खराब लग रहा है। तो ये सेक्शन जो है ये खाली किसके ऊपर एप्लीकेबल है? पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में तो क्या नियम होता है पता है? प्राइवेट कंपनी में मतलब नियम क्या, प्राइवेट कंपनी में क्या प्रैक्टिस होता है कि जो भी कंपनी का रुपया वो डायरेक्टर का रुपया। ऐसा मेंटेलिटी रखना नहीं चाहिए, बट ऐसा रहता है। आज मेरे, आप लोग भी देखो ना, आप लोग को भी ये फील आएगा, आज कंपनी में जो रुपया आ रहा है क्या वो मेरा है? देखो पूरा फील आ रहा है कि नहीं बताओ? तो मैं खाली 5% लूं। चलिए आइए, तो 197 इज एप्लीकेबल ओनली ऑन। अब ज्यादा ज्ञान मत लगा देना। जो 196 था सेक्शन नंबर 196, अरे 196 में क्या था? अबे 196 में ही तो था अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। सेक्शन 196 डील्स विद व्हाट? अपॉइंटमेंट। सेक्शन 196 डील्स विद 197 डील्स विद रेम्युनरेशन। अच्छा, 196 इज एप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनीज कि पब्लिक कंपनी? पक्का? यस, ऑल कंपनीज। तो क्या प्राइवेट कंपनी में क्या दूध पीता बच्चा को एमडी बना दीजिएगा? घर का कंपनी है, चलो आ जाओ 2 साल का लड़का बनाएंगे, कुछ भी कर दीजिएगा। तो 196 इज एप्लीकेबल ऑन, और 196 इज एप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनी, बट 197 डील्स इज व्हाट? रेम्युनरेशन। इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन पब्लिक कंपनी। ऑब्वियस बात है, फिर जो नेट प्रॉफिट अंडर सेक्शन 198 निकालेंगे ये भी खाली किसके ऊपर होगा रे बाबा? पब्लिक कंपनी। आर वी थ्रू विद दिस? तो 196 ऑल कंपनी, 197, 198 पब्लिक कंपनी। ठीक है सर, आप हम लोग ये सिखाइए नेट प्रॉफिट अंडर सेक्शन 198 कैसे निकाला जाता है। श्योर। सबसे पहले हम लोग जो नेट प्रॉफिट लेंगे वो बिफोर टैक्स लेंगे। प्रॉफिट क्या लेंगे बताइए तो? सो वी विल टेक द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आर वी थ्रू विद दिस? एंड ऑब्वियस बात है, मैनेजरियल रेम्युनरेशन अभी दे चुके हैं कि देना बाकी है? तो ये जो प्रॉफिट है ये बिफोर टैक्स एंड
मैनेजरियल मिशन है, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, अभी तो मैनेजरियल मिशन, अभी तो नेट प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद 11, 10, 5 सिनेक्ट ठोकेंगे तब ना निकलेगा मैनेजरियल मिशन। सो दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड मैनेजरियल रेम्युनरेशन। ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड मैनेजरियल मिशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड मैनेजरियल रेम्युनरेशन। अब सुनो ध्यान से क्या करना है। सबसे पहले एक बात बताओ ना, जो डेप्रिसिएशन हुआ होगा बुक्स में, जो क्या हुआ होगा, डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट बढ़ गया होगा कि घट गया होगा? डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कारण प्रॉफिट क्या हो गया होगा? घट गया होगा ना। ऐड करो, ऐड बैक। हम लोग नहीं मानते तुम्हारा चार्ज क्या हो डेप्रिसिएशन, ऐड बैक करो डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स को, जो तुमने अपने बुक्स में क्या चार्ज किया है डेप्रिसिएशन, जो भी तुमने बुक्स में डेप्रिसिएशन चार्ज किया। हम लोग उसको मान्यता नहीं देते, इज्जत नहीं देते हैं। बुक्स में तो आप कुछ भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर दीजिएगा, तो जितना भी बुक्स में आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है उसके कारण प्रॉफिट क्या हो गया? घट गया। तो क्या कर देंगे बताओ तो? ऐड बैक। क्योंकि माइनस करेंगे आप डेप्रिसिएशन एज पर, बोलिए हाँ क्या ईटी, क्या क्या ईटी, हाँ क्या अभी क्या हम आपको टैक्स पढ़ा रहे हैं? ये सब उल्टा सीधा आंडू पांडू हरकत कर रहे हैं। अपना कंपनी एक्ट नहीं दिखाई दे रहा बेशरम बेहया? अपना कंपनी एक्ट में भी एक डेप्रिसिएशन का शेड्यूल है, शेड्यूल 2, उसके हिसाब से लेस होगा। आईटी एक्ट क्या अभी हम लोग क्या पीजीबीपी पढ़ रहे हैं? बिजनेस प्रोफेशन का क्लास चल रहा है। अभी पता नहीं फिर क्या क्या तुम लोग करवा दोगे। बोलोगे 20,000 के ऊपर जो भी खर्चा हुआ है कैश में उसको भी डिसअलाउ करिए एज पर सेक्शन 48(3). सुने ही नहीं है? रिलेटिव को जो एक्सेस पेमेंट किए हैं वो भी डिसअलाउ करिए एज पर सेक्शन 48(2). जो पेमेंट अभी तक गवर्नमेंट का हुआ नहीं है, आप खाली पीएल में एक्रूअल बेसिस पर चार्ज कर रखे हैं लेकिन अभी तक पे नहीं हुआ, उसको भी डिसअलाउ करिए एज पर सेक्शन 43(b). सुने भी तो नहीं है? जितना भी प्रोविजंस बना रखे हैं सबको डिसअलाउ करिए क्योंकि आपने अप्रूव्ड स्कीम में जमा नहीं किया एज पर सेक्शन 47। क्या अब ये सब सीख रहे हैं? नहीं। चलाओ अभी हम लोग सीख रहे हैं नेट प्रॉफिट इन सेक्शन 198। आइए प्रॉफिट बिफोर क्या ले लेंगे बताओ? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड मैनेजरियल मिशन। अच्छा प्लस क्या करना है? डेप्रिसिएशन पर बुक्स, माइनस करना है डेप्रिसिएशन पर आईटी एक्ट। अपना खुद का एक्ट बताओ बेशर्मो। कंपनी एक्ट 2013 में शेड्यूल नंबर कौन सा 2, उसका डेप्रिसिएशन जो रहता है वो लेस होता है। आर वी थ्रू विद दिस? जितना भी प्रोविजन रहता है वो एड बैक कर देते हैं क्योंकि हम लोग माइनस करते हैं एक्चुअल पेमेंट। मतलब अगर आपने प्रोविजन फॉर रिपेयर बनाया, प्रोविजन फॉर क्या बनाया? ओए प्रोविजन फॉर रिपेयर बनाने से प्रॉफिट क्या हो गया? प्रोविजन फॉर रिपेयर बनाने से प्रॉफिट घट गया तो क्या कर देंगे? ऐड। और माइनस क्या करने मिलेगा? एक्चुअल पेमेंट यानी एक्चुअल रिपेयर। हम लोग प्रोविजन वगैरह नहीं मानते हैं, कोई एक्चुअल पेमेंट हुआ तो वो लेस करने दे देंगे। प्रोविजन को तुम ऐड बैक कर और एक्चुअल पेमेंट को लेस कर। आर वी थ्रू विद दिस? दो तो कचरा को ऐड करवाएंगे। पीबीडीडी तो आई गया था ना रे बाबा। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। और अगर आपने कुछ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर राइट ऑफ किया पीएल में तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मान लो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह, कंपनी खोलने का खर्चा, सिक्योरिटी इशू करने का खर्चा, कंपनी खोलने का खर्चा, सिक्योरिटी इशू करने का खर्चा, ये सब अगर पीएल में राइट ऑफ किया तो मेरा पीएल घट गया, क्या कर देंगे? ऐड। तो पीबीडीडी एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ को क्या करेंगे? ऐड। बस खत्म होने वाला मेरे बच्चे, हिम्मत मत हारो, सांस लेते रहो। और ये भी क्या मतलब? बहुत सिंपल है, जोड़ा जोड़ा याद रखो ना। डेप्रिसिएशन का एक जोड़ा, प्रोविजन का एक जोड़ा, कचरा का एक जोड़ा। डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, कचरा, खत्म। बताओ सबसे पहले क्या जोड़ेंगे? जोड़ा में प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन एज पर कंपनी एक्ट, प्लस कर देंगे सारा प्रोविजन, माइनस कर देंगे पेमेंट, प्लस दो कचरा का नाम बताओ? पीबीडीडी एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ। बस खाली एक आइटम और माइनस करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे प्रॉफिट। क्या माइनस करेंगे बोलिए ना? माइनस करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट अबव ओसी। माइनस कर दीजिएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट से अपना पीएल क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। उसी को तो क्या करना है? लेस। तो माइनस करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्या? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। अब आप क्या बताओ तो? उसी।
ओसी मीन्स देखिए जितना प्रॉफिट आपको हुआ है वो सारा लेस करना है कि ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर? जो प्रॉफिट हुआ ना ऑन द सेल ऑफ, जो आपको प्रॉफिट हुआ ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट अब ओसी। मतलब कुछ ऐसा, हमने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा था, ओरिजिनल कॉस्ट था 100 लाख, 2 साल बाद उसका WDV हो गया था 80 लाख। खरीदा था कितना में? WDV यानी 2 साल बाद यूज करने के बाद उसका रिटर्न डाउन वैल्यू कितना हो गया? 80 लाख। हम लोग बेचे 105 में, कितना में बेचे बताओ तो ओसी के ऊपर जितना बेचे हो ना उतना ही लेस करना है। बताओ ओसी कितना था? 100, आपने बेचा कितना में? 105, तो यहां पर लेस कितना होगा? 5। बुद्धि में नहीं जा रहा है, तो सारा प्रॉफिट लेस करना है कि ओसी के ऊपर वाला? ओसी कितना था? 100, तुमने बेचा 105 में, ओसी के ऊपर कितना बेचा? 5, तो 5 लेस होगा। नीचे पे से तो ऐड कर देते क्या? नहीं, जितना बता रहे उतना ही करो। ओसी के ऊपर अगर कुछ बेचा तो उसको क्या कर दो? लेस। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट अंडर सेक्शन नंबर कौन सा? हाँ, बहुत बार बोला जाता है कि डायरेक्टर लोग को सिटिंग फीस भी दिया जाता है। हम आपको बता दें सिटिंग फीस क्या होता है जो डायरेक्टर्स को देते हैं। सिटिंग फीस बैठने का खर्चा। हाँ बिल्कुल, एक बच्चा ऐसे बोलेगा सिटिंग फीस मतलब क्या? बैठने का भी पैसा मिलता है। हाँ, बोर्ड मीटिंग में बैठने का भी पैसा मिलता है। आज बताओ डायरेक्टर्स लोग अपना सारा फैमिली काम धाम छोड़ करके बोर्ड मीटिंग आ रहे हैं, बोर्ड मीटिंग में उन लोग साक्षात आ रहे हैं अटेंड करने, तो उन लोग को बैठने का भी पैसा मिलेगा। हाँ, एक लिमिट बांध दिया गया, इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। 1 लाख रुपया पर बोर्ड मीटिंग इज अ मैक्सिमम लिमिट पर डायरेक्टर। कैसा लग रहा है? डायरेक्टर बनना चाहते हो ना? रेमुनरेशन अलग है, 11, 10, 5, 3 एक अलग है, सिटिंग फीस अलग है। बुद्धि में नहीं जा रहा है। वो 11, 10, 5, 3 एक के अंदर सिटिंग फीस है कि अलग से? तो सिटिंग फीस का मैक्सिमम लिमिट बांध दिया गया भैया 1 लाख रुपीस पर बोर्ड मीटिंग। क्या लगता है ठीक है? तो डायरेक्टर लोग तो चाहेगा ज्यादा बोर्ड मीटिंग हो, और साल में 4 लाख तो ना मैक्सिमम है, फिक्स कैसे है? ओए बेशरम बे है यार, ये 1 लाख मिलेगा जरूरी है पर बोर्ड मीटिंग कि मैक्सिमम है? हाँ, लेकिन ये जरूर बोला गया रेमुनरेशन, मैनेजरियल रेमुनरेशन तो शेयरहोल्डर लोग डिसाइड करेंगे। अरे 11, 10, 5 से कौन डिसाइड करता है? शेयरहोल्डर। सिटिंग फीस डायरेक्टर्स लोग ही डिसाइड कर लेंगे। सिटिंग फीस शुड बी डिसाइडेड बाय द डायरेक्टर्स। मान लीजिए आप लोग डायरेक्टर्स है मेरे कंपनी के, आप लोग बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं, ओए बता सिटिंग फीस कितना? 1 लाख तो मैक्सिमम है। 1 लाख ठीक है, 1 लाख। अरे महिला डायरेक्टर के लिए एक प्रावधान बनाया गया कि महिला डायरेक्टर का सिटिंग फीस किसी अन्य डायरेक्टर से कम नहीं हो सकता, ज्यादा भले ही हो सकता है। वी फेस दिस काइंड ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मतलब वी मतलब क्या? मतलब विमेन। तो विमेन ऑफ द सोसाइटी ऑफ इंडियन सोसाइटी स्टिल फेसेस इस काइंड ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। कह रहे हो तो मेल है तो उसका ज्यादा रहना चाहिए, अरे तो फीमेल है उसका थोड़ा सा कम रहना चाहिए। तो कंपनी एक्ट में इस बात को लिखा गया है कि मेल का भले ही कम हो सकता है, फीमेल का या तो आदमी के बराबर रहेगा या उससे ज्यादा सिटिंग फीस रहेगा। एंड सेम विद द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। विमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सिटिंग फीस किसी से कम नहीं हो सकता। बुद्धि में नहीं जा रहा है। अगर बाद बाकी डायरेक्टर लोग 50,000 रुपया ले रहे हैं पर बोर्ड मीटिंग, क्या विमेन डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 60,000 ले सकता है? 40,000 नहीं, या तो बराबर रहेगा या उनका सिटिंग फीस ज्यादा रहेगा। कैसा लग रहा है बॉयज? क्या आप इस चीज को फेवर करते हैं? हाँ, तभी ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से आप उठ सकेंगे। क्या अभी भी हिंदुस्तान में है ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? हाँ, स्टिल एग्जिस्ट। अभी भी फीमेल्स को ही अपना टाइटल चेंज करना रहता है। क्यों करे? बेकार में एफिडेविट करवाना पड़ता है टाइटल चेंज करने के बाद, क्योंकि तुम्हारा सारा उपलब्धि तो तुम्हारा
पुराना टाइटल से हुआ होगा कि बचपन में ही हो गया था? तुम जो रैंक लाएगा, तुम्हारा जितना भी रैंक्स वगैरह रहेगा, उसमें क्या लिखा हुआ रहेगा? तुम्हारा पुराना टाइटल ना। तो फिर नया टाइटल चेंज करके क्या फायदा? उसके बाद तो कोई उपलब्धि होना ही बंद हो जाता है क्या? तो मत करिएगा चेंज। हाँ, नो पर्सनल क्वेश्चंस। सबके मन में आ रहा होगा क्या बताइए आप लोग दोनों में कौन चेंज किया टाइटल? नो पर्सनल क्वेश्चन। आंसर इज हम लोग दोनों नहीं करते, और हम लोग दोनों को ही करने का दरकार नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग दोनों का टाइटल सेम ही था। अच्छा, सेम विथ माय मॉम एंड डैड, उन लोग दोनों का भी टाइटल सेम था। बल्कि पापा कभी कभार गर्ग लिखा करते थे, बाद में वो अग्रवाल लिखना चालू कर दिए। यहाँ उल्टा हुआ था, मतलब नहीं समझा। मम्मी का टाइटल हमेशा से अग्रवाल था। पापा जो है कभी गर्ग लिखा करते थे, कभी अग्रवाल लिखा करते थे। शादी के बाद फिर एक ही रहा, उनका एफिडेविट हुआ। चलिए अभी यहां पर आइए। तो महिला सशक्तिकरण करने के लिए बोला गया, विमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए, कि उनका सिटिंग फीस या तो इक्वल रहेगा या ज्यादा रहेगा, कम नहीं रह सकता। बाद बाकी लोग का कम रह सकता है। हाँ, और विथ थ्रू विद दिस। और यह भी बोला गया कि सिटिंग फीस एक खर्चा देखा जाए। सिटिंग फीस एक प्रकार का खर्चा है, यानी ये जो प्रॉफिट आप, ओए ये जो नेट प्रॉफिट सेक्शन 190 निकाल रहे हैं, ये जो प्रॉफिट आप स्टार्ट किए ना, इसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल माइनस हुआ होगा? समझ में नहीं आ रहा है। एक बच्ची बोल रही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल माइनस नहीं हुआ, ये तो प्रॉफिट है ना। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल माइनस हुआ होगा? कंपनी का रेंट, कंपनी का स्टाफ लोग का सैलरी, कंपनी का डायरेक्टर लोग का सिटिंग फीस, वो भी एक प्रकार का क्या है? खर्चा, वो सब माइनस हुआ होगा। कंपनी का डायरेक्टर लोग का मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, वो कैसे माइनस हो जाएगा? वो तो निकाल रहे हैं ना। नहीं समझा? सारा खर्चा में सिटिंग फीस माइनस हुआ होगा, बट मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कैसे लेस हुआ होगा? वो तो वही निकालेंगे। तो देख लीजिए एक बार, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड मैनेजरियल मिशन, जोड़ा जोड़ा डेप्रिसिएशन प्रोविजन, एक जोड़ा डेप्रिसिएशन, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा कचड़ा, चौथा का कोई जोड़ा नहीं है, खाली एक चीज माइनस। क्या क्या तीन जोड़ा बताओ? डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, कचड़ा, माइनस कर देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट अबव ऑइनल कॉस्ट। और थ्रू विद दिस संभालते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही, मतलब 2-4 दिन पहले ही, हम लोग के यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और फाइनल लेवल के लिए पेपर डिस्कशन हुआ था। और बच्चे क्या खुश थे कि जितना भी चीज हम लोग पढ़े थे वही सब आया था। इन प्रोसेस है हम लोग का, वो अपलोड कर दिया जाएगा कि पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव और फाइनल जो पढ़ाया गया था वो आपके मैथ से ही था, पूरा क्लास लेक्चर से ही था। हाँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट अगर कर दिया जाएगा, अगर तुम्हारा इंग्लिश खराब है तब तो देखो फिर पर्सनल प्रॉब्लम है, वो तो बचपन का ग्रामर का प्रॉब्लम है, वो तो जो 20-22 साल 25 साल जितना भी हो 30 साल में नहीं सीखे, 30 साल तो नहीं, खैर तो अब क्या होगा। तो सारा का सारा जो एनालिसिस है ना क्वेश्चन पेपर्स का, वो भी पेज में हम डाल देंगे कल तक, मैक्सिमम बाई टुमारो, ताकि आप लोग उसका मजा उठा सके। समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं? जैसे सीए वाला लोग का डाला गया था ना, तो सीएस का क्या, वो दूसरा गोला का कोर्स है क्या? तो सीएस का भी सारा पेपर जो है वो डाल दिया जाएगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, और एक अनाउंसमेंट है, इसके पहले हम भूल जाएंगे अनाउंसमेंट करना। टुडे सैटरडे ना, सैटरडे, कल 1 बजे, टुमारो 1 PM एक वर्कशॉप रहेगा। मैसेज आया होगा, पढ़े नहीं होगे, समझ में नहीं आया होगा, हम समझा दे रहे हैं। तो एक वर्कशॉप रहेगा संडे 1 PM। ये जो वर्कशॉप रहेगा इसमें आपको अपने एमटी के बारे में बताया जाएगा कि आखिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्या होता है,
इंटरव्यू स्किल्स के बारे में बताया जाएगा, और खाली इंटरव्यू स्किल्स के बारे में बताया नहीं जाएगा, आप लोगों का 1-to-1 इंटरव्यू करवाया जाएगा। नहीं समझे? पहले आप लोगों को तैयार कर देंगे कि सीधा इंटरव्यू ले लें, इंटरव्यू ले ले, फिर आप 1 मिनट में बाहर कर दिए जाएंगे। तो कल का सेशन जो होगा ना 1 बजे का, टुमारोज 1 PM सेशन, इसमें तुमको इंटरव्यू के लिए तैयार किया जाएगा कि इंटरव्यूज में कैसे कैसे क्रैक किया जाता है, हाउ डू वी क्रैक द इंटरव्यू, बिकॉज यू नो ना द लास्ट हर्डल इज द मोस्ट डिफिकल्ट हर्डल, दैट इज इंटरव्यू। पेपर लिखते समय हम हमेशा इसलिए तुम लोग को पढ़ाते समय भी ये ट्रेन करते हैं और बोलते हैं कि मेरे जैसे 10-10 तो जन तुमको घूर घूर करके क्वेश्चन पूछेंगे, तब क्या करोगे? बोले होंगे ये कभी ना कभी, तुम बोलते हो सर हम लोग नर्वस हो जाते हैं, आपको देख करके ना सर नर्वस हो जाते हैं, तो उस समय बोलते हो अच्छा जब बड़ा बड़ा कंपनी में जाओगे राउंड टेबल बना हुआ रहेगा, तुमको बीच में बैठाएंगे और 10 जन तुमको घूरेंगे और जानबूझ करके नेगेटिव एनर्जी फ्लो करेंगे। नहीं समझा? ताकि तुम ब्रेक डाउन हो जाओ, क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ ऐसा ही रहने वाला है। तुम कोई 1-to-1 तो मीटिंग नहीं करेगा, हमेशा जब तुम्हारा प्रेजेंटेशन रहेगा, मीटिंग रहेगा, झुंड में रहेगा, और उन लोग ऑलरेडी सताए हुए लोग हैं, तो उन लोग तुमको भी सताना चाहेंगे हमेशा। तो हाउ डू वी क्रैक द इंटरव्यूज एंड ऑल? तो ये पहले तुमको इंटरव्यू के लिए कल प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद फिर 1-to-1 इंटरव्यू अरेंज करेंगे कि आओ इंटरव्यू दो, जिसमें तुमसे क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, वही सारा क्वेश्चंस। ये समझ आ रहा है? इसमें LLP खोलना सिखाया जाएगा, जो कि अभी का हॉट टॉपिक बना हुआ है, लेकिन जो अपने सिलेबस में नहीं है। तो जो सिलेबस में नहीं लेकिन वो मार्केट में तो चल रहा है ना, हॉट टॉपिक बना हुआ है, आजकल क्लाइंट लोग कंपनी कम प्रेफर करता है खोलना, क्योंकि वहां दोनों का मजा है, लिमिटेड लायबिलिटी भी है और डेस्क कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, पार्टनरशिप। LLP के ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा, तो यहां पर लायबिलिटी भी क्या है, लिमिटेड, और कोई फॉर्मेलिटी भी उतना नहीं है, क्योंकि कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं है, उद्यम में नहीं जा रहा है। तो LLP खोलना सिखाएंगे, एवरीथिंग इन द बिग प्रोजेक्टर। तो हम नहीं, मेरा टीम है जो हम बना रखे हैं, नोन एज करियर कीड़ा, अलग से हम एक टीम बना रखे हैं जो ये सब प्रमोशनल इवेंट्स वगैरह करते रहते हैं। तो देयर इज अ टीम नोन एज CK, तो वो ये सब इंचार्ज हैं, उन लोग आकर के ये सब करेंगे। जी समझ आ रहा है? टुमारो एट 1 PM, टुमारो 1 PM। और स्टूडेंट लोग को एक किट भी दिया जाएगा, वो किट में ये सब रहेगा, तो स्टूडेंट्स किट विल आल्सो बी गिवन ना, नो लंचेस आर गोइंग टू बी प्रोवाइडेड। अब ये सब कम्स विद अ फीस, फ्री का चीज जो है वो फालतू होता है, तो दिस ऑल विल कम विद अ नॉमिनल फीस। वो नॉमिनल फीस जो है रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा। तो जो फीस रहेगा वो फ्रेंचाइजी स्टूडेंट्स जो है अपने अपने सेंटर से कांटेक्ट करें और सेंटर को बोलें कि मेरे से कांटेक्ट कर लेने ये वर्कशॉप के लिए, जो कि हम अपना टीम को भेज सकें। इससे क्या है, हम लोग में भी कोऑर्डिनेशन और इंप्रूव होगा और हम लोग में भी लिंक रहेगा। जब मेरे यहां से टीम आपके शहर में आकर के ये सब एक्टिविटीज करेगा और आपको ट्रेन करेगा, इसमें आपको CV बनाना सिखाया जाएगा, इंटरव्यूज में कैसे क्रैक किया जाता है ये सब सिखाया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू उन लोग वहां पर आकर के लेंगे। तो ये सब ग्रूमिंग सेशन होगा विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड। चलिए, और किसी को भी अगर मेरे से कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज पूछना हो, हमेशा आप इस FB पेज में आइए, मोहित एडुकॉम्प प्राइवेट लिमिटेड का FB पेज में आइए, मैसेज कर दीजिए। 95-90% टाइम्स जो है आपको मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा, मोहित एडुकॉम्प प्राइवेट लिमिटेड FB पेज। चलिए अभी बढ़ते हैं। तो प्रॉफिट मेकिंग के लिए हम लोग सीखे ना 11 और व्हाट, नेट प्रॉफिट अंडर सेक्शन नंबर कौन सा, नेट प्रॉफिट अंडर सेक्शन 198। बहुत ही बढ़िया। सबके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर व्हाट इफ इट इज अ लॉस मेकिंग कंपनी। सबके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर सर लॉस हुआ तो तब आप लोग 11, 10, 5 से किसके ऊपर ठोकते हैं, नेट प्रॉफिट।
लेकिन लॉस हुआ तो क्या लॉस के ऊपर ठोक देंगे 11, 10, 5, 3, 1? तो लॉस मेकिंग कंपनी है तो रेम्यूनरेशन कैसे होगा? किसी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा था? वेरी गुड। अगर लॉस मेकिंग कंपनी है तो भाड़ में क्या 11, 10, 5, 3, 1, 11, 10, 5, 3, 1 खाली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के लिए। लॉस मेकिंग कंपनी अपना मैनेजरियल रेम्यूनरेशन देगा ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ क्या बताइए? तो कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द कंपनी। लॉस मेकिंग कंपनी चेक करके मैनेजर रेम्यूनरेशन देगा। लॉस मेकिंग कंपनी में 11, 10, 5 से नहीं होता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से मैनेजर रेम्यूनरेशन अलग अलग स्लैब्स है, देख लीजिए। अगर कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, कहां से स्टार्ट होगा बताओ? जीरो क्यों? नेगेटिव ले लो ना, जीरो से भी कम। मतलब इतना ह्यूज लॉस हुआ कि सारा कैपिटल ही उड़ा दिया। बुद्धि में नहीं जा रहे क्या बोल रहे हैं? कैपिटल था 100 लाख, लॉस हुआ 100 करोड़ का। कैपिटल 100 लाख, लॉस 100 करोड़। इससे ज्यादा तो और क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव से लेकर के मान लो लेस देन 5 करोड़। नेगेटिव से लेकर के लेस देन 5 करोड़ समझ में आता है? जीरो कहां आएगा? जीरो इस स्लैब में आएगा? जीरो नहीं बोलोगे तो अभी एकदम क्लास के बाहर निकाल देंगे, KG 1, 2 में भेजेंगे, चौक बना करके नंबर लाइन सिखाएंगे। सिखाना ही होगा तुम लोग को। ये रहा नेगेटिव और ये वाला साइड पॉजिटिव। मान लो यहां पर 5 करोड़ है, यहां से लेकर के यहां तक फर्स्ट स्लैब, यानी नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव 5 करोड़ से नीचे तक, लेस देन 5 करोड़ तक फर्स्ट स्लैब। इसमें हम लोग मैनेजर मिशन ईयरली बात कर रहे हैं और मैक्सिमम का बात कर रहे हैं। तो जो मैक्सिमम ईयरली मैनेजर मिशन रहेगा वो 30 लाख रह सकता है। कितना लाख रह सकता है बताओ तो? 30 लाख। सब कुछ मैट में है, खाली ऑब्जर्व करो। अभी समझो, जिस कंपनी का, जिस लॉस मेकिंग कंपनी का इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड 5 करोड़ या उससे ज्यादा है बट लेस देन 100 करोड़, 5 करोड़ या उससे ज्यादा, लेस देन 100 करोड़। तीसरा स्लैब है 100 करोड़ या उससे ज्यादा बट लेस देन 250 करोड़। और चौथा स्लैब है 250 करोड़ या उससे ज्यादा। बताइए, नेगेटिव से लेकर लेस देन 5 करोड़, 5 करोड़ मोर लेस देन 100 करोड़, 100 करोड़ और मोर लेस देन 250 करोड़, और लास्ट वाला कोई लिमिट नहीं है, 250 करोड़ और मोर। 55,000 करोड़ है, 55,000 करोड़, 5 लाख करोड़ है लास्ट स्लैब, 250 करोड़ और मोर। अब इन लोग स्लैब का रेम्यूनरेशन क्या रहेगा? पहला वाला कितना था? फिर 42 लाख, फिर 60 लाख। लास्ट वाला स्लैब का रहेगा 60 लाख प्लस 0.01% of effective capital employed above 250 crores. Dyslexia वाला people will start dancing. बोला 11, 10, 5, 3 ही ठीक था, भगवान करे लॉस हो ही नहीं। लेकिन जिसको डिसलेक्सिया वहां तो लॉस होगा। देख लो। अच्छा पहले तुम बताओ, 100 करोड़ से 250 करोड़ तक का लिमिट में रेम्यूनरेशन कितना था? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, मजाक थोड़ी ना। 100 करोड़ से 250 करोड़ पहले देखना, फिर रेम्यूनरेशन देखना। बताइए 100 से 250 करोड़ में कितना था? 60 लाख। तो 250 करोड़ तक 60 लाख तो हो ही गया ना। अब 250 करोड़ से जितना ज्यादा मेरा कैपिटल है, पिछला स्लैब में 60 लाख तो हो ही गया था ना। 250 करोड़ तो कितना था? 60 लाख। अब 250 करोड़ से जितना ज्यादा मेरा कैपिटल है, 60 लाख तो फिक्स हो गया। अब 250 करोड़ के जितना ऊपर रहेगा उस ऊपर का 0.01%, यानी अगर 300 करोड़ है, कितना करोड़? तो 250 करोड़ तक कितना था? 60 लाख। अरे 250 करोड़ तक कितना था? 60 लाख। अब 300 करोड़ तो कितना ज्यादा? 50 करोड़, तो उसका 0.01%। मतलब 250 करोड़ तक 60 लाख और उसके ऊपर वाला जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका 0.01%। यानी अगर 400 करोड़ है, कितना? तो 60 लाख तो मिलेगा ही, प्लस 0.01% ऑफ 400 करोड़ माइनस 250 करोड़, यानी 150 करोड़। 150 करोड़ के ऊपर 300 करोड़ था तो 300 माइनस 250 कितना? 50। बुद्धि में नहीं जा रहा है।
Are we through with this? $5 करोड़ में कितना देंगे? 5 करोड़ फर्स्ट स्लैब की सेकंड स्लैब? जब 5 करोड़ बिंगो होगा तो सेकंड स्लैब, जो कि फर्स्ट स्लैब में तो क्या था, लेस देन 5 करोड़। तो 5 करोड़ का है सेकंड स्लैब, 100 करोड़ का है थर्ड स्लैब, 250 करोड़ का है फोर्थ स्लैब। आर वी थ्रू विद दिस? क्या हुआ? साल का कम लग रहा है तुमको 30 लाख? एक तो कंपनी में अनडिसाइड डिसीजन ले लुआ करके लॉस करवा दिए बेशरम। डायरेक्टर लोग तुम लोग से बात कर रहे हैं, क्या हुआ डायरेक्टर्स, लालची डायरेक्टर्स? कम लग रहा है बेटा 30 लाख, बोलो ना साल का 30 लाख। हाँ बोल ना, शर्मा मत, बोल दे लालची डायरेक्टर, ये साल का 30 लाख कम लग रहा है, बोलो ना लालची हूं, कम लग रहा है तो? हाँ तो कंपनी से बोला एक SRNGM पास कर लीजिए, ये सब डबल हो जाएगा। कैसा लग रहा है? यानी ये कितना हो जाएगा? 10 करोड़। और रकम था डायनासोर का अंडा। अबे स्लैब तो सेम रहेगा, सब डबल मतलब सब कुछ डबल हो जाएगा, रेम्युनरेशन डबल होगा ना, स्लैब का ही डबल होगा। तो एक SRNGM पास करके रेम्युनरेशन डबल हो जाएगा। ठीक है, क्या पास करना पड़ेगा? और जब SR पास करवाने जाओगे ना, ऐसा ऐसा गाली पड़ेगा जो सुने नहीं मिलेगा। एक तो लॉस चल रहा है, ऊपर से डायरेक्टर लोग शेयर होल्डर को बोल रहे हो ओए बढ़ाओ रे बढ़ाओ। तो कंपनी से भी पूरा मजा लेता है पूर्ण रूप से, बोले बढ़ाना है जाइए जाकर के पूछ लीजिए, SRNGM पास करवा लीजिए, डबल हो जाएगा। शेयर होल्डर्स, इन लोग आपके डायरेक्टर्स हैं, इन लोग बढ़ाना चाहते हैं रेम्युनरेशन। 5,000 करोड़ का लॉस है, लेकिन फिर भी इनको 30 लाख कम लग रहा है। बताइए, SRNGM पास कर दीजिए। मन में दे रहे हैं वोट इन फेवर, वोट इन फेवर, एक भी वोट नहीं आया। वोट अगेंस्ट, सारा वोट अगेंस्ट में है। SR पास होगा। अच्छा मान लो SR पास हो गया, मान लीजिए SRNGM पास हो गया, अब खुश है? डबल हो गया 60, इसको डबल करो 0.02 होगा, इसको डबल नहीं हो रहा। बोले थोड़ा सा डिफिकल्ट है 0.01। ठीक है, सब कुछ क्या हो जाएगा डबल। अभी भी कम लग रहा है ना बोलो ना। हाँ अभी भी अगर कम लग रहा है तो फिर आप CG के पास जाइए। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपको अप्रूवल दे दिया तो आप इससे ज्यादा भी ड्रॉ कर सकते हैं रेम्युनरेशन। कैसा लग रहा है? वहां तक नौबत नहीं आएगा, शेयर होल्डर लोग ही नहीं जाने देगा। तो पहले तो SRNGM पास करके डबल करो, और फिर डबल होने के बाद उससे भी ज्यादा चाहिए तो फिर CG का अप्रूवल चाहिएगा। आर वी थ्रू विद दिस? सेम गोस विद 11-10-5-3-1। ये 11-10-5-3-1 रेम्युनरेशन जैसे बताना, ये सब मिनिमम था कि मैक्सिमम? प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में 11-10-5-3-1। हाँ जी, कौन फिक्स करेगा? मुंडू डायरेक्टर, उन लोग सिटिंग फीस फिक्स करेगा, डायरेक्टर्स लोग सिटिंग फीस फिक्स करेगा, शेयर होल्डर्स। अरे 11-10-5-3-1 तो मैक्सिमम है, अब उसके अंदर एग्जैक्ट रेम्युनरेशन कौन फिक्स करेगा? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर लोग फिक्स कर दिया, अब अगर बढ़ाना है तो शेयर होल्डर लोग बढ़ाएगा। रेम्युनरेशन बढ़ाना, फिक्स करने का काम, बढ़ाने का काम सब कौन करेगा? किंतु 11% के ऊपर जाना है। क्या 11% के ऊपर जाना है? सबको मिलाकर के 11% से ज्यादा हो रहा है, तब आपको CG का परमिशन लेना पड़ेगा। आई कैन रिपीट, शेयर होल्डर्स लोग के पास पावर है टू फिक्स एंड इंक्रीज द रेम्युनरेशन बट अप टू 11%। इफ द डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन इज एक्सीडिंग 11%, CG का अप्रूवल चाहिए। वंस मोर डू यू वांट? वंस मोर, शेयर होल्डर्स लोग के पास पावर है 11% तक बढ़ा देने का, उसके ऊपर अब चलो चेक करते हैं तुम लोग को। एक इंडिविजुअल डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव को कितना मिलता है मैक्सिमम? हम उसको 6 देना चाहते हैं, उसको 6 देना चाहते हैं। 11% से ज्यादा नहीं हो रहा है,
तो शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा कि सीजी का अप्रूवल? शेयर होल्डर का। सीजी का अप्रूवल कब लगेगा? 11 से ज्यादा हो जाएगा। और विथ ओवर दिस एक बार जितना पढ़े उतना पहले मार्क करते हैं। हाँ जी, पेज नंबर 129। पेज 129 में आइए। अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ एमपी दिखाई दे रहा है हेडिंग। ये पूरा 196 से कहां तक है? 205 तक। और वहां लिस्ट भी बनाया हुआ 196 से 205। चलो अब आ जाओ 205 के नीचे आओ। अंडर सेक्शन 196 सबसेक्शन 1 दिखाई दिया? बोलते हैं अंडर सेक्शन 196 सबसेक्शन 1, नो कंपनी शैल एम्प्लॉय एट द सेम टाइम, हाँ, नो कंपनी शैल एम्प्लॉय एट द सेम टाइम एमडी एंड क्या बताओ तो मैनेजर। क्या आप एमडी मैनेजर दोनों रख सकते हैं? हाँ, एक को एमडी दूसरा को मैनेजर? नहीं रख सकते। एमडी मैनेजर का पोस्ट साथ में नहीं रहेगा। सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स that no company shall appoint or reappoint a person as its MD or full-time director or manager for a period exceeding how many years बताओ तो? 5 years को अगला कर दो। मतलब they can be appointed for maximum 5 years. Provided that no reappointment shall be made earlier than 1 year before the expiry of his term. 1 साल के पहले आप उसको reappoint नहीं कर सकते। फिर no company shall employ or continue the employment of any person as MD or full-time director or manager who पहला टिक इज बिलो द एज ऑफ 21 ईयर्स, या तो वो 21 साल का हुआ नहीं है या फिर हुआ अटेन द एज ऑफ क्या बताओ तो 70 ईयर्स। तो आप उस इंसान को नहीं रखेंगे जो अभी तक 21 साल का नहीं हुआ है या जो 70 साल का हो गया, आप उसको रखेंगे कि नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे। और किन किन को नहीं रखेंगे? हु इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और हैज एट एनी टाइम बीन एडजस्ड इंसॉल्वेंट, या तो अभी है या पहले कभी था। या फिर नेक्स्ट की has at any time suspended the payment to his creditor or makes or has at any time made any composition with any debt with them, compromise arrangement कर रखा है। Next देखिए, has at any time been convicted by a court of any offense and sentenced for imprisonment for more than क्या बताओ तो? more than 6 months को गोला कर दो। Provided that a person, बोलता provided that a person who has attained the age of 70 years, जो 70 साल का हो चुका है, may be appointed as MD, whole time director, manager of the company if his appointment has been approved by क्या बताओ तो? special resolution, in which case explanatory statement तो देना ही पड़ेगा। explanatory statement annexed to the notice indicate the justification for the appointment, कि हम लोग क्यों इस बूढ़ा के दीवाने हो रखे हैं, क्यों इसको रखना चाहते हैं। फिर आइए अंडर सेक्शन 196 सबसेक्शन 4, MD or whole time director or manager shall be appointed and the terms and condition of their appointment including the remuneration payable, बोलता कैसे अपॉइंट होगा? देखो हम क्या बोले थे पहले, क्या होगा? फाइनल अपॉइंटमेंट की कंडीशनल अपॉइंटमेंट? कंडीशनल अपॉइंटमेंट बाई पासिंग। फटाफट बताओ, कंडीशनल अपॉइंटमेंट बाई पासिंग, फाइनल अपॉइंटमेंट बाई पासिंग और इन द नेक्स्ट जनरल मीटिंग। और फिर शेड्यूल 5 अगर नहीं फॉलो हुआ है तो अप्रूवल ऑफ सीजी। पढ़ो, shall be approved by the board of directors दिखाई दे रहा है क्या? at a duly convened board meeting, उसके माथे पे लिख दो at first conditional appointment, at first conditional appointment by BR at BM, at first conditional appointment by क्या लिखे हैं? BR at BM, and then final appointment by, at first conditional appointment by BR at BM and then final appointment by or in next general meeting. At first conditional appointment by BR at BM and then final appointment by OR in next general meeting. नेक्स्ट की में वही लिखा हुआ है, shall be subject to approval, shall be subject to the approval by resolution of members passed at the next general meeting of the company दिखाई दे रहा है, and also by the central government। सीजी को बोला करो, सीजी का अप्रूवल हमेशा लेंगे जब शेड्यूल 5 नहीं फॉलो हुआ। सीजी को बोला किया, if such appointment is at variance,
बोलता है इफ सच अपॉइंटमेंट इज एट वेरिएंस विद द कंडीशन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इज एट वेरिएंस विद द कंडीशंस ऑफ शेड्यूल 5 मतलब शेड्यूल 5 फॉलोड कि नॉट फॉलोड, तब आपको सीडी का क्या चाहिएगा, अप्रूवल। तो 3 स्टेप है, पहले तो कंडीशनल अपॉइंटमेंट बाई पासिंग, इन लोग को रखने के लिए कंडीशनल अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा बाई पासिंग, फिर फाइनल अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर्स इन द नेक्स्ट जनरल मीटिंग बाई पासिंग और सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा ओनली इफ शेड्यूल 5 हैज नॉट बीन फॉलोड। नेक्स्ट की और रिटर्न को बोला करो, रिटर्न मतलब क्या, डिटेल्स इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, फॉर्म नंबर बताओ, MR1 को बोला कर दो, along with the prescribed fees shall be filed with ROC within how many days, 60 days of such appointment को बोला कर दीजिए। Section 196 of section 5 further clarifies that where the appointment of MD, whole time director or manager has not been approved by the members at general meeting, अच्छा not been approved by the members at, members ने approve किया कि नहीं किया, बोलिए, members ने approve नहीं किया, any act done by him shall not be deemed to be invalid, shall not be deemed to be invalid मतलब they shall remain valid। हम क्या बोले थे, कंडीशनल अपॉइंटमेंट हो गया था लेकिन फाइनल अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, तो इस बीच जो जो डिसीजन लिया वो क्या रहेगा, वैलिड। अरे थ्रो विद दिस, उसे देखो चार्ट दिखाई दे रहा है क्या मेरे बच्चों को नीचे में, डिफाइन द चार्ट, उस चार्ट के माथे पे लिख दो सेक्शन 197 ब्रैकेट में एप्लीकेबल ओनली ऑन पब्लिक कंपनी, कितना देखो सुपर्ब चार्ट बना रखे हैं। पॉइंट नंबर 1 में आओ, पॉइंट नंबर 1 में कौन कौन है बताओ, सारा का सारा डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग एमडी, होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर, डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग एमडी, होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर मतलब ऑल डायरेक्टर्स, बताओ सबको मिला करके मैक्सिमम रेम्यूनरेशन इन एनी फाइनेंशियल ईयर कितना रहेगा बताइए, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। खाली पहला 2 कॉलम पहले पढ़ो, फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, 1 एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर, कोई एक को कितना देंगे रे, कोई एक को 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। पॉइंट नंबर 3, मोर देन 1 एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर है तो, अरे किसी एक एग्जीक्यूटिव को कितना देंगे 5, और एक से ज्यादा है तो 10। अरे थ्रो विद दिस, मोर देन 1 एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर को कितना देंगे 10% मैक्सिमम। फिर पॉइंट नंबर 4, डायरेक्टर्स हु आर नाइदर एमडी होल टाइम मैनेजर मतलब इन लोग क्या हुआ रे, नॉन एग्जीक्यूटिव यानी क्या, पार्ट टाइम। तो पॉइंट 4 और 5 में लिख दो ना नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, पॉइंट 4 और 5 में लिख दीजिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। लिखा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, लिखे हो, बताओ कितना रहेगा, 1% ऑफ नेट प्रॉफिट। अच्छा 1% ऑफ नेट प्रॉफिट कब रहेगा, जब एक भी एमपी है, एमपी यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। पढ़ो 1% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर इफ देयर इज अ एमपी। नेक्स्ट कॉलम नीचे 3% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर इफ देयर इज नो एमपी। वंस मोर, डू यू वांट सबको मिला करके, हाँ किसी एक एमडी या होल टाइम या मैनेजर को 5, किसी एक एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर को, और मोर देन 1 को 10। अरे सबको मिला करके 11 था, ऑल द डायरेक्टर्स, लेकिन खाली मोर देन 1 एमडी होल टाइम मैनेजर को मिला करके 10 पक्का। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कितना है, एक भी एमपी है, एक भी एमपी है तब तो 1%, एक भी नहीं है तो 3% पक्का। अच्छा इससे ज्यादा देना चाहते हैं तो शेयर होल्डर्स से अप्रूवल लेना पड़ेगा, लेकिन अगर 11 को क्रॉस हो जाएगा तो सीजी, तब तो शेयर होल्डर और सीजी दोनों, रिपीट 11 को क्रॉस हो जाएगा तब तो शेयर होल्डर और सीजी दोनों, अदरवाइज खाली शेयर होल्डर्स। देखो थर्ड कॉलम में आओ, कितना सुंदर से चार्ट बना करके रखे हैं ताकि एनालिसिस में कोई दिक्कत नहीं हो। आप देखिए तीसरा कॉलम, रेम्यूनरेशन इन एक्सेस ऑफ मैक्सिमम, हेडिंग पढ़ो, रेम्यूनरेशन
इन एक्सेस ऑफ मैक्सिमम लिमिट कैन बी पेड विद अप्रूवल ऑफ 11% से ज्यादा है तो कंपनी इन जनरल मीटिंग, और कौन बताओ तो सीडी। कंपनी इन जनरल मीटिंग को गुला करो, सीडी को गुला करो, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 5। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 5 यहां पर क्यों बोल रहे हैं ये भी सुन लो। अगर आप दो कंपनी, मतलब एक से ज्यादा कंपनी में एमडी है, आप एक से ज्यादा कंपनी में क्या है, तो जो आपका लिमिट है ना वो दोनों कंपनी मिला करके देखा जाएगा, अलग अलग आपको 5% का मजा नहीं मिलेगा। एक एमडी का लिमिट मैक्सिमम कितना है, एमडी या होल टाइम या मैनेजर, फटाफट बताओ। 5% है ना। कंपनी ए का नेट प्रॉफिट 30 लाख है, कंपनी बी का नेट प्रॉफिट 50 लाख। अच्छा, कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर 30 लाख और कंपनी बी का नेट प्रॉफिट, तो दोनों में ज्यादा किसका आएगा? चमत्कार हो गया। कंपनी ए का नेट प्रॉफिट 30 लाख, कंपनी बी का नेट प्रॉफिट 50 लाख, तो दोनों में 5% ठोक करके उसके बाद बताओगे ज्यादा किसमें आया? बेशरम बेहया। चल अब ठोक ही ले तुम। 5% ऑफ 30 लाख बताओ कितना? 1.5 लाख, और 5 में 50 लाख, 2.5 लाख। अब बताओ ज्यादा कौन सा आ रहा है? 2.5 लाख। नहीं समझा तो 30 लाख और 50 लाख में ज्यादा 50 लाख है, तो उसी का 5% ज्यादा आएगा ना। बता कितना आया? 2.5 लाख। दोनों मिला करके वो 2.5 लाख है। अगर तुम कंपनी ए से 1 लाख ले लिया तो कंपनी बी से अब तुम 2.5 लाख नहीं ले सकता, 1.5 लाख ले सकता है। इस बात पे डिस्लेक्सिया वाला बच्चा लोग जो है वो हाइबरनेशन में चला गया। बोला ये सब कहां हम लोग समझेंगे, हम लोग इंडिविजुअल लिमिट याद कर ले बहुत है। वापस से सुनना है वंस मोर। चलो 3 तो कंपनी का खेलते हैं। आप 3 कंपनी में एमडी है, कितना? 3 कंपनी में एमडी है, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। तीनों का नेट प्रॉफिट हम बता दे रहे हैं, 40 लाख, 50 लाख, 30 लाख। देखियो टाइम, पहले तीनों का 5% ठोको। 40 लाख, 50 लाख, 30 लाख। बताओ 50 लाख का 5% कितना? 2.5 लाख। ये तीनों कंपनी मिला करके ही तुम 2.5 लाख ले सकते हो। अगर कंपनी ए से तुम पूरा 2.5 लाख ले लिया तो बी और सी से जीरो। बाय द वे कंपनी ए से पूरा 2.5 लाख ले नहीं सकता क्योंकि वहां 2 लाख ले सकता है, वहां से 2 लाख ले लिया तो बी से कितना? 50,000, और सी से क्या? अंडा। नहीं समझा रहे बाबा। उफ। उसके बाद देखो हर एक कॉलम में खाली जनरल मीटिंग होगा, सीडी का अप्रूवल नहीं होगा। विद द अप्रूवल ऑफ कंपनी जनरल मीटिंग, फिर वापस से जनरल मीटिंग, फिर वापस से जनरल मीटिंग, फिर वापस से जनरल मीटिंग। बुद्धि में नहीं जा रहा है। सारा कॉलम याद करोगे? अरे हर जगह जनरल मीटिंग में ही खाली अप्रूवल लेना पड़ेगा। खाली जब 11 से क्या होगा ज्यादा, तब जनरल मीटिंग और सीडी दोनों चाहिए। मैनेजरियल रेम्युनरेशन का हेडिंग में आइए, हेडिंग में आए हैं। बताइए मैनेजर रेम्युनरेशन कौन फिक्स करेगा? डायरेक्टर्स की शेयर होल्डर? हाँ, मैनेजर रेम्युनरेशन डायरेक्टर लोग क्या फिक्स करता है? which cannot exceed 1 lakh per board meeting. I can repeat, manager remuneration is fixed by the directors की shareholder. चलो देखो, अंडर सेक्शन 197 सबसेक्शन 4 रेम्यूनरेशन पेबल टू द मैनेजरियल पर्सनल इंक्लूडिंग। अब हम पक चुके हैं एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर बोल करके। अब हम प्यार से इन लोग को एक ही चीज बोलेंगे, एमपी। क्या बोलेंगे? shall be determined in accordance with and subject to the limit set under this section by one or more of the following। या तो आर्टिकल्स में लिख दो कितना रेम्युनरेशन रहेगा। आर्टिकल्स में पहले से लिखा हुआ है तब तो कोई झमेला नहीं है। नहीं लिखा हुआ आर्टिकल्स में तो शेयर होल्डर लोग पास करेगा ओवर एनजीएम। आर्टिकल अमेंड नहीं हो रहा है यहाँ पर, यहाँ आर्टिकल अमेंड हो रहा है कि रेम्युनरेशन फिक्स हो रहा है? कौन फिक्स करेगा? शेयर होल्डर। बाई पासिंग व्हाट? ओवर को गोला कर दो। लेकिन ब्रैकेट में देखो बोलता है अगर आर्टिकल लिखा हुआ था कि एसआर से फिक्स करना होगा तब तो एसआर से फिक्स करना होगा। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कैसे फिक्स होगा? एक बच्चा बोलेगा फिक्स तो हो गया 11, 10, 5, 3, 1। वो क्या है? वो फिक्स है कि मैक्सिमम है? अब उसके अंदर कुछ तो फिक्स करना होगा। आर्टिकल्स में चेक कर लो, अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ तब बात खत्म। लेकिन अगर आर्टिकल्स में नहीं लिखा हुआ तो बाई पासिंग ओवर एनजीएम। लेकिन अगर आर्टिकल में लिखा हुआ है कि एसआर से फिक्स होगा तब एसआर से फिक्स होगा। सबसे बढ़िया है कि आर्टिकल में लिखा हुआ है रेम्यूनरेशन, बट नहीं लिखा हुआ तो ओआर। लेकिन अगर आर्टिकल में लिखा हुआ एसआर तो एसआर। नेक्स्ट की
And the remuneration payable to a director computed as above shall include any remuneration payable to him for services rendered in any other, क्या बताओ तो, capacity. डायरेक्टर कोई और सर्विस दे रहा है तो वो इसके अंदर इंक्लूडेड है. सिटिंग फीस इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड है? सिटिंग फीस पढ़िए. A director may receive his remuneration by way of fees, दिखाई दे रहा है क्या? Fees for attending the board meeting or committee. Fees for attending board meeting or meeting of committee को बोला करो. Fees for attending board meeting or meeting of any committee. इसको क्या बोलते हैं बताइए तो? वहां पर एक स्टार लगा दीजिए. स्टार लगाया? सिटिंग फीस टू डायरेक्टर में एक स्टार लगा, नहीं दिखाई दिया होगा, दिखाई दिया? सिटिंग फीस फॉर डायरेक्टर में स्टार लगाओ. वहां लिख दो कैन बी पेड बोथ बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेकिंग कंपनी. कैन बी पेड बोथ बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेकिंग कंपनी. ये प्रॉफिट और लॉस मेकिंग कंपनी दोनों दे सकता है. कैन बी पेड बोथ बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेकिंग कंपनी. सिटिंग फीस खाली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी देगा कि लॉस वाला भी देगा? उसका पहला टिक मार्क करो. द रेम्युनरेशन पेबल टू डायरेक्टर्स फॉर अटेंडिंग द मीटिंग ऑफ द बोर्ड और एनी कमिटी विल बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड. डिसाइडेड बाय द बोर्ड को बोला करो. बताओ सिटिंग फीस कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड. बट शैल नॉट एक्सीड कितना? नेक्स्ट टिक शैल नॉट एक्सीड 1 लाख पर मीटिंग. शैल नॉट एक्सीड 1 लाख पर मीटिंग. ओए अगर मीटिंग एडजन हो गया तो वापस 1 लाख मिलेगा? नहीं, ऐसे तो इन लोग एडजन ही करते जाएगा. एडजन मीटिंग का वापस से सिटिंग फीस मिलने वाला नहीं है. अच्छा, ये सिटिंग फीस क्या 11-10-5 सीने के अंदर रहेगा? जवाब चाहिए. नहीं, बाहर रहेगा. वही नेक्स्ट की में बोल रहा है. नेक्स्ट की का सेकंड लाइन में आओ ना. दैट इज से, दैट इज दिखाई दिया बीचों बीच. सिटिंग फीस पेड इन द ईयर शैल बी डिडक्टेड इन अराइविंग एट द फिगर ऑफ द नेट प्रॉफिट फॉर अप्लाइंग द परसेंटेज. जो हम आपको बताए थे कि जो प्रॉफिट लेंगे वो सिटिंग फीस, हम आपको पूछे थे इलेक्ट्रिसिटी बिल लेस करोगे? इलेक्ट्रिसिटी बिल, कंपनी का रेंट, सिटिंग फीस भी क्या होगा? लेस. उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर 11-10-5 सीने. आर वी थ्रू विद दिस? नेक्स्ट की सिटिंग फीस पेबल टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड विमेन डायरेक्टर को बोला करो. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड विमेन डायरेक्टर को बोला करो. शैल नॉट बी लेस देन द सिटिंग फीस पेबल टू अदर डायरेक्टर. महिला डायरेक्टर और आजाद डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम लोग जो सिटिंग फीस देंगे वो या तो ज्यादा रह सकता है या बराबर, कम नहीं रह सकता. अच्छा सुनिए ना, जो मैनेजरियल रेम्युनरेशन है, अरे 11-10-5 सीने, क्या उसके अंदर सिटिंग फीस घुसा हुआ है कि अलग से? सिटिंग फीस अलग से. अच्छा, और कोई सर्विस अगर हम दे रहे हैं तो वो मैनेजरियल के अंदर है, वो 11-10-5 सीने के अंदर है. और कोई अगर हम रेम्युनरेशन ले रहे हैं, बट 11-10-5 सीने के बाहर हम रेम्युनरेशन ले सकते हैं अगर हम सर्विस दिए प्रोफेशनल नेचर का. If my services, if any director services are of, if the director services are of professional nature, तब वो 11-10-5-3 एक अलग है और फीस, सिटिंग फीस अलग है, रेम्युनरेशन भी अलग है. If director is given any kind of service of professional capacity, मतलब हम अपना एग्जांपल देते हैं. एज अ डायरेक्टर, हम इस कंपनी के डायरेक्टर हैं. मान लो से फॉर एग्जांपल पब्लिक कंपनी, मान लो ये पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी के हम डायरेक्टर है. हम कितना ले सकते हैं मैक्सिमम इंडिविजुअल? बोलिए. किंतु अगर हम अपना कंपनी को कोई और सर्विस दे रहे हैं इन प्रोफेशनल कैपेसिटी तो वो 5% अलग है और वो प्रोफेशनल फीस. क्या डायरेक्टर होने के नाते हम यहां पर पढ़ाते हैं? जवाब चाहिए मेरे को. हम इस कंपनी के डायरेक्टर हैं इसलिए हम पढ़ा रहे हैं? नहीं. तो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर, वो अलग है, और जो कंपनी में हम पढ़ा रहे हैं उसका फीस नहीं लेंगे. आपको हम पता है
महीना का खाली 75,000 रुपया लेते हैं, महीना का 75,000 रुपया डायरेक्टर का रेमुनरेशन। किंतु डायरेक्टर का रेमुनरेशन है, उससे कई ज्यादा हम प्रोफेशनल फीस लेते हैं। आप समझ ही नहीं रहे हैं। तो आई एम रेंडरिंग दिस कंपनी माई सर्विसेज ऑफ प्रोफेशनल नेचर, तो उसका भी तो हम फीस लेंगे। डायरेक्टर का फीस से क्या होना है, वो तो खाली कंपनी का मैनेजमेंट के लिए है, बुद्धि में नहीं जा रहा है। और विथ दिस, अच्छा जहां सिटिंग फीस है ना, सिटिंग फीस के ऊपर वाला पैराग्राफ में आओ। सिटिंग फीस के ठीक ऊपर 1 2 3 4th लाइन, सिटिंग फीस के ऊपर वाला चौथा लाइन। समझ नहीं रहे हो तो क्या उपाय, अब सिटिंग फीस से ऊपर में काउंट करो 1 2 3 4th लाइन में आ गए हो क्या? रेमुनरेशन पेबल टू डायरेक्टर शैल नॉट बी इंक्लूडेड, shall not be included in managerial remuneration payable to him under section 187। कब इंक्लूड नहीं होगा? where the services rendered by the director are of कौन सा नेचर बताओ तो? प्रोफेशनल नेचर एंड एनआरसी ने रेकमेंड किया था। एनआरसी क्या होता है भैया? कॉन्टैक्ट द प्रीवियस क्लासेस रे। क्या होता है एनआरसी? नॉमिनेशन नॉमिनेशन कमिटी। और विथ दिस बस वहीं तक। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अलग से नहीं पढ़ना है, वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट पेज में आओ। इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, वेरी स्लो। इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी की लॉस मेकिंग कंपनी? हाँ, तो वहां लिख दो उसके बगल में मैनेजरियल रेमुनरेशन इन केस ऑफ लॉस मेकिंग कंपनी, मैनेजरियल रेमुनरेशन इन केस ऑफ लॉस मेकिंग कंपनी, मैनेजरियल रेमुनरेशन इन केस ऑफ लॉस मेकिंग कंपनी is paid on the basis of effective capital employed, shown in the chart below, is paid on the basis of effective capital employed shown in the chart below। वो चार्ट बिलो में आओ, देखो नीचे में एक सुंदर सा टेबल दिखाई दे रहा है। देखो पहला कॉलम देखो, वेयर द इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड इज, पॉइंट नंबर 1 नेगेटिव और लेस देन क्या बताओ तो 5 करोड़। पर सारा स्लैब्स पढ़ लो, नेगेटिव और लेस देन 5 करोड़। फिर दूसरा था 5 करोड़ एंड अबव बट लेस देन 100 करोड़, 5 करोड़ एंड अबव बट लेस देन 100 करोड़। तीसरा वाला क्या था? 100 करोड़ एंड अबव बट लेस देन 250 करोड़। और फिर लास्ट वाला क्या था? 250 करोड़ एंड अबव। अब नेक्स्ट कॉलम में आओ, लिमिट्स ऑफ ईयरली रेमुनरेशन। ईयरली रेमुनरेशन को गला करो, बताओ कितना लगता? मैक्सिमम 30 लाख। और बताओ 42, फिर 60, फिर 60 लाख प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़। अरे 60 लाख तो फिक्स है, प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड और 250 करोड़। और विथ दिस प्रोवाइडेड एट द अबव लिमिट शैल बी, क्या बताओ तो? डबल को गुला करो। इफ द रेजोल्यूशन पास बाय शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन, एसआर को गुला करो। समझे क्या? ये सब हम लोग डबल कर सकते हैं बाई पासिंग, क्या ऐसा नहीं। अच्छा अगर ये डायरेक्टर 6 महीना काम किया है डायरेक्टर, तो जो ऊपर वाला लिमिट था 30 लाख वो कितना हो जाएगा? 15 लाख, मतलब प्रोराटा हो जाएगा। सर 4 महीना काम किया है तो बेशरम बेहया 30 लाख साल भर का था ना, तो 4 महीना काम किया था इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, मतलब जितना दिन काम किया उतना क्या हो जाएगा? प्रोराटा। एक्सप्लेनेशन में देखो, it is hereby clarified that for a period less than 1 year the limit shall be prorated, the limit shall be prorated दिखाई दे रहा है? कम काम किया तो कम। अच्छा वहीं पर ऐसे करके लिख दो, if want to pay above these limits, if want to pay above these limits, approval of CG is required। if want to pay above these limits, approval of CG is required। if want to pay above these limits, approval of CG is required। 2 मिनट और, पेज 128 में ये खाली जगह दिखाई देगा। पेज नंबर 128 खाली जगह दिखाई दे रहा है, वहां लिखिए
हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट अंडर सेक्शन 198? हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट अंडर सेक्शन 198? आप लोग 197 में क्या सीखे थे? 11, 10, वो 11, 10, 5 का जो परसेंट है वो किसके ऊपर ठोकेंगे? नेट प्रॉफिट अंडर सेक्शन। तो उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, थोड़ा फटाफट लिखिएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एमआर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एमआर लिख दिया। एड बैक कर दो डेप्रिसिएशन फॉर बुक्स, क्योंकि माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन पर शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। प्लस प्रोविजंस फॉर एक्सपेंसेस, जो कि माइनस करेंगे एक्चुअल एक्सपेंसेस। फिर दो कचड़ा पीबीडीडी एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रिटन ऑफ। और एक आइटम खाली माइनस करना है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट अबव ओसी। तो इससे अपना आ जाएगा नेट प्रॉफिट अंडर सेक्शन 198, जिसको अपने 11, 10, 5 से ठोक देंगे। क्या तक डन है? नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस चैप्टर ऑन मंडे, और जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हम आपको रिवीजन करवाएंगे अभी तक जितना भी चीज हो चुका है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वापस से केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू, बाय बाय।